कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स में 3-4 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्बोहाइड्रेट। इनिशियली ये वर्ड आया कहां से है? नाम से दिख रहा है आपको, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रेट। तो शुरुआत में ये वर्ड दिया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दैट मीन्स एक फॉर्मूला ये दे दिया गया CxH2O y टाइम्स। जैसे कई कार्बोहाइड्रेट इसे फॉलो भी करते हैं, दैट इज ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सारे। दिस वन C6H12O6, अगर आप इसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो C6H2O6 टाइम। ओके, फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला है। तो एक जनरल फॉर्मूला बना दिया गया कार्बोहाइड्रेट का कि कार्बन का नंबर X और वाटर का नंबर Y कुछ होगा, तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। बट द प्रॉब्लम इज दिस, कई सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे मिले जिसमें ये फॉर्मूला फॉलो नहीं हो रहा था। वो कार्बोहाइड्रेट थे लेकिन फॉर्मूला फॉलो नहीं हो रहा। समवॉट रेमेनोज था एक, ठीक है, और रेमेनोज और भी एक आध देखेंगे जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे। उनमें समवॉट C6H12O5 था, ठीक है, तो होना चाहिए H10O5, लेकिन वो फॉर्मूला फॉलो नहीं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। कुछ में अपोजिट प्रॉब्लम मिली, मतलब फॉर्मूला तो फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड HCHO, HCHO इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, CH2O दोनों 1 टाइम्स। या एस्टिक एसिड CH3COOH, बच्चों दिख ही गया होगा, C2 है और H2O भी 2 टाइम्स है, तो ये दोनों इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला खतरे में पड़ गया। इज इट क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट वर्ड जो दिया गया है उसका जो सेंस है वो खत्म हो गया है, एंड नाउअडेज इसके लिए सैकेराइड वर्ड या पॉलीसैकेराइड वर्ड यूज होता है। तो इन द प्लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट द अदर वर्ड टर्म इज यूज्ड nowadays we are using is पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड क्या है बच्चों? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का नया नाम आप कह सकते हो पॉलीसैकेराइड है। एक नई डेफिनेशन बन गई है अब कार्बोहाइड्रेट की, वो क्या है कि वो कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा अल्कोहल हो, OH ग्रुप एक से ज्यादा हो, पॉलीहाइड्रोक्सी, और एटलीस्ट एक कार्बोनिल ग्रुप हो, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मोर देन 1 अल्कोहल एंड अ कार्बोनिल ग्रुप, ओके, मोर देन 1 अल्कोहल एंड अ कार्बोनिल ग्रुप। किसी में ये चीज डायरेक्टली प्रेजेंट हो या ऑन हाइड्रोलिसिस ये चीज मिल रही हो, सच कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो आज की तारीख में कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन हो गई है बेटा वो ये हो गई है पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी एक से ज्यादा OH ग्रुप हो। पॉलीहाइड्रोक्सी, बेटा किसी का माइक खुला है तो शायद बंद कर लीजिए, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, ओके, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा और कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड या कीटोन होगा, उसको हम कार्बोनिल उस कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे या पॉलीहाइड्राइड कहेंगे। या तो ये यूनिट हमारे पास डायरेक्ट हो या हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये यूनिट मिल रही हो, सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, दीज आर ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब दे हैविंग कायरल कार्बन एटम, इसमें कायरल कार्बन एटम होता है और लाइट रोटेट करने की एबिलिटी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, दीज कंपाउंड आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, डिफाइन या डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या इसका एक ओल्ड फॉर्मूला था CxH2O y टाइम्स, और वो अब रोल में नहीं है। आज की तारीख में कार्बोहाइड्रेट के हम क्या कह रहे हैं? पॉलीसैकेराइड कह रहे हैं। एंड पॉलीसैकेराइड की बेसिक डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड्स व्हिच हैव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड और those compounds which on hydrolysis gives this unit, या तो ये यूनिट डायरेक्टली हो या हाइड्रोलिसिस के बाद ये यूनिट आ जाए, और ये ऑप्टिकल एक्टिव भी होने चाहिए, सच कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसैकेराइड्स। ओके सर, ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब फिर से बता दीजिए क्या था?
बेटा ऑप्टिकल एक्टिव पूरा कोऑर्डिनेशन चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसमें भी 11th स्टैंडर्ड में आपने शायद आइसोमेरिज्म भी पढ़ी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहां भी आया है। मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाते हैं, सच कंपाउंड आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव, जो पीपीएल को घुमाते हैं। मतलब 11वें में पढ़ा, 12वें में पढ़ा, और अगर अभी भी वर्ड नहीं याद आ रहा, पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया ऑप्टिकल एक्टिव, अभी भी नहीं आ रहा तो थोड़ा सोचने की विषय है, ठीक है। थोड़ा गौर फरमाइएगा इस बात पे कि आपको 2 साल बाद अगर एक वर्ड याद नहीं आया, अभी तो हम इसकी कंडीशंस पे नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। नाउ कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो हम आज भी ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पॉलीसेक्राइड को इतना हम वो नहीं कहते क्योंकि ये पहले से पॉपुलर वर्ड है, तो मैं भी बार बार कार्बोहाइड्रेट बोलूंगा, ध्यान रखिएगा वो पॉलीसेक्राइड है। ओके, नाउ इसके कई क्लासिफिकेशन है, कई तरह की इसमें बातें हैं। पहला क्लासिफिकेशन, बेटा एक क्लासिफिकेशन कर ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। आई होप सो याद आ गया हो। हाइड्रोलिसिस, वाटर में डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करने के बाद देखा ये कितनी यूनिट्स में टूट रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे 3 तरह से कहा गया है, मोनोसेकेराइड, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ओके, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है 1, those carbohydrates which can't be further divided into subdivided into smaller units, जो सिंगल यूनिट हैं और अब हाइड्रोलिसिस के बाद और छोटी यूनिट में नहीं टूटेंगे, दे आर नोन एज मोनोसेकेराइड। क्लियर? जैसे फिजिक्स में होता है ना सिंपल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, तो ये वही सिंपल यूनिट की तरह है, स्मॉलेस्ट यूनिट है और इनके रिपीटिशन से ओलिगो और पॉली बनते हैं। ओके, तो हाइड्रोलिसिस में फर्दर हाइड्रोलाइज ना होने वाले जो कार्बोहाइड्रेट हैं, दे आर टर्म्ड एज मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट इज ओलिगो। बेटा ओलिगो का बेसिकली मतलब होता है फ्यू, ओलिगोसेकेराइड, फ्यू सेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में बेसिकली 2 से लेके 10 तक हम कहते हैं मोनोसेकेराइड आ सकते हैं। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो हाइड्रोलाइज करने के बाद हमें कितनी मोनोसेकेराइड यूनिट मिल सकती हैं? 2 से लेके 10 तक, फ्यू, थोड़े बहुत। ओके, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस के बाद थोड़े मोनोसेकेराइड देते हैं, दे आर टर्म्ड एज ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, अगली बार अगर नंबर कम आए तो घर वालों को कह देना ओलिगो में है, ऐसा लगता है कुछ अच्छे में है, ठीक है, थोड़े बहुत हैं, तो ओलिगोसेकेराइड। Those carbohydrates which on hydrolysis gives 2 to 9 or 2 to 10 monosaccharide units, they are termed as oligosaccharide. ओलिगो को फिर क्लासिफाई कर लोगे आप, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड एंड सो ऑन। हमारे कोर्स में डाइसेक्राइड है, हम अभी पढ़ेंगे, सुक्रोज है, माल्टोज है और लेक्टोज है, ये हमें पढ़ने हैं डाइसेक्राइड में। तो ओलिगोसेक्राइड का एक पार्ट हो गया डाइसेक्राइड। ऐसे सेकेराइड यूनिट्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट which on hydrolysis gives only 2 monosaccharide are termed as disaccharide. Okay, तो सेकेराइड वर्ड किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट का नया वर्ड सेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है, वो चीजें जिसमें एक से ज्यादा OH हो और एक कार्बोनिल हो, या तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, या हाइड्रोलिसिस के बाद ये चीजें मिल जाए, ये चीजें कहलाएंगी कार्बोहाइड्रेट का नया नाम सेकेराइड। और हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर एक हो गया मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड वो चीजें हैं जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद सिर्फ एक यूनिट देती हैं या फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होती हैं, ये सिंपलेस्ट यूनिट में ही एग्जिस्ट करती हैं, दे आर मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड का बेटा एक फिर से क्लासिफिकेशन है। मोनोसेकेराइड का क्या क्लासिफिकेशन है? मोनो में हमने वर्ड बना रखे हैं, जैसे बेटा हमने कह दिया एल्डो ट्राइओज, ठीक है, एल्डो ट्राइओज। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड, ट्राई का मतलब 3 कार्बन, और बेसिकली माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ओज वर्ड आपके लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए है, मान लीजिए। तो यहां पे एल्डो ट्राइओज का बेसिक मतलब क्या आ गया? वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है, ठीक है,
जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, टोटल 3 कार्बन है। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड, टोटल 3 कार्बन हो गए और 2 अल्कोहल हो गए। इसका मतलब इज इट क्लियर, ये दोनों अल्कोहल आ गए, ये और ये अल्कोहल, एक से ज्यादा अल्कोहल होने चाहिए और ये कार्बोनिल होना चाहिए, दोनों चीजें मिल गई, एक से ज्यादा अल्कोहल, कार्बोनिल भी मिल गया। और फिलहाल ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन अभी कायरलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अभी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि व्हाट इज एल्डोट्राइओस, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है एज ए कार्बोनिल ग्रुप और बाकी अल्कोहल ग्रुप है और ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, ये मोनोसेक्राइड है एंड ट्राइओस। अब बच्चों अपने आप समझ में आ जाना चाहिए व्हाट इज एल्डोटेट्रोस। 4 कार्बन पे एक एल्डिहाइड। वेरी गुड, टोटल कार्बन 4 हैं जिसमें से एक एल्डिहाइड है और 3 अल्कोहल है, ठीक है। ऐसे ही एल्डोपेंटोज होता है और एल्डोहेक्सोज भी है। तो जो नेचर में मिले हैं उसके हिसाब से बेटा ये कंपाउंड है विच इज नोन एज ग्लूकोज, और ग्लूकोज में ये फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। और इस ग्लूकोज में ये रहा CHO दैट इज एल्डिहाइड, और मैंने एक साथ लिख दिया है ना CHOH 4 बारी ये अल्कोहल और CH2OH, ओके, थोड़ा कंडेंस करके लिख दिया है। ये CHO है, 4 CHOH होने थे और एक CH2OH, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है जिसमें एक एल्डिहाइड है, ओके। बेटा अगला वर्ड है, हाँ जी बोलो पूछो। सर नोट्स दे देंगे इस चैप्टर के? हाँ हाँ मैं नोट साथ में दे दूंगा, आप बेफिक्र रहें, अभी आप खाली लेक्चर सुनिए और लेक्चर सुनिए देखिए, मैं आपको ना नोट्स भी दूंगा और होपफुली बस यही फायदा है थोड़ा सा यहाँ पे कि मैं आपको यहाँ कई तरीके से रिवाइज करा सकता हूँ, ठीक है, बहुत तरीके से मैं आपको यहाँ समझा सकता हूँ, बाई स्लाइड शो, बाई एनसीईआरटी, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल वर्ड कहाँ से आया है वो अगर हम देखेंगे तो बायोमोलिक्यूल में हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको देखना चाहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन और हार्मोन, इन चैप्टर से हमारा या इन सारे टॉपिक से हमें पढ़ना है। तो बच्चों पहली हेडिंग जो हमारी आ रही है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ओके। ऑब्वियसली ये जिम विम जाने वाले अधिकतर वर्ड सुनते हैं, ठीक है, इसमें कार्ब बहुत है, मोटे हो जाओगे मत खाना। फिलहाल द कार्बोहाइड्रेट आर दीज कंपाउंड, ठीक है। सर आप भी जाते हैं जिम? तू तो यार पढ़ाई पे कम ध्यान दिया कर, इन सब पे ज्यादा ध्यान कर। कई होते हैं ना बोले हम पढ़ने से क्या मतलब, पढ़ेंगे हम बाद में, पहले हमसे गप्पे मरवा लो सर। हाँ साथ साथ में नोट्स लिखवा दीजिए। बेटा नोट्स मिलेंगे इन चैप्टरों में भी, आप ऐसे सोचोगे कि नोट्स की जरूरत है, तो एक बार जैसे चेक कर ले। ये भैया हमारा कार्बोहाइड्रेट का बेसिक चैप्टर है जिसमें बायोमोलिक्यूल है। पहले एक बार डेफिनेशन देख लें बायोमोलिक्यूल की। द जनरल बायोमोलिक्यूल्स दैट अवर फूड कंटेन, हमारे बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं ये अभी मैंने आपसे बात की थी, ये हमारे बायोमोलिक्यूल हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑब्वियसली ये जो जितना मसाला है ये सब कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। ये प्लांट्स बना रहे हैं हमारे पास, ठीक है, एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, और शुगर केन गन्ना, ठीक है, जितने भी शुगरी सब्सटेंसेस हैं बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट हैं। ग्लूकोज, स्टार्च जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट वर्ड आया कहां से, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, कार्बन एंड हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट हैं और इनका एक जनरल फॉर्मूला भी बनाया गया, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला क्या बनाया कि कार्बन का नंबर कुछ मान लेते हैं और हाइड्रोजन का नंबर मान लेते हैं, तो CH2O X एंड Y टाइम्स था। और इसको अगर और ओपन करके लिखें तो कार्बन का रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ऐसा है। ग्लूकोज में जैसे ये फॉर्मूला आ गया C6H12O6, और बेटा अगर आप ग्लूकोज को लिखना चाहें तो C6H2O6 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर याद आ गया हो जितने भी एग्जाम्पल हमारे जनरल होते हैं जैसे C12H22O11, याद आ गया ना बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो C12H2O11 टाइम्स, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये इसका एक फॉर्मूला आ गया। अब प्रॉब्लम क्या आया कि इनको अभी हम कह रहे थे कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ओके। प्रॉब्लम आपको बताया मैंने, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया रेमिनोज ने। तो एक्स और वाई बराबर भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो इनको हम कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, ग्लूकोज, या अगर ध्यान से अगर आप देखें तो शुगर लिखा हुआ शायद दिख रहा हो आपको, ठीक है। मिल्क में जो शुगर है वो लैक्टोज है, ठीक है। इन फोटो से थोड़ा सा आपको याद रहेगा। अब प्रॉब्लम जो आई वो ये रही, मैंने अभी आपको बताया था एस्टिक एसिड, एक और बताया था फॉर्मल्डिहाइड। तो एस्टिक एसिड है, फॉर्मल्डिहाइड है, वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। एक है रेफिनोज, ठीक है। रेफिनोज में ये ध्यान से अगर आप देखें तो C18H तो आ रहा है, इसमें तो आ रहा है, ठीक है। तो कुछ जगह ये फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा था, ठीक है। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, द कंपाउंड दैट आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, एसिटिक एसिड, द कंपाउंड दैट डेरिवेट एसिटिक एसिड, सॉरी डी। सॉरी डेविएट पढ़ना था, मैं डेरिवेट पढ़ रहा था इसलिए गलत हो गया। तो आई होप सो क्लियर है, फॉर्मूला तो ये भी फॉलो कर रहा है लेकिन नहीं है ये, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेटा, कई टाइप के क्लासिफिकेशन है, जैसे मैंने आपको कहा पहला क्लासिफिकेशन हम ले रहे हैं कि हम इसको सैकेराइड कहेंगे, और सैकेराइड में ये जो सैकरॉन वर्ड है, ये वर्ड कहां से है, फ्रॉम शुगर से, ओके। अब इसमें पहला वर्ड हमने कह दिया था मोनोसैकेराइड, दूसरा कह दिया था आई होप सो ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा कहा था हमने पॉलीसैकेराइड, ठीक है बच्चों। मोनोसैकेराइड क्या होंगे, मोनोसैकेराइड जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते या स्मॉलेस्ट यूनिट में खुद है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू सिंपलर यूनिट, या खुद में एक सिंपल यूनिट है, दे आर टर्म्ड एज मोनोसैकेराइड। कई सारे मोनोसैकेराइड मालूम है, जैसे इन्होंने यहाँ 20 मोनोसैकेराइड कहा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एक्सेट्रा, ये मोनोसैकेराइड है। अभी मोनो को फिर से क्लासिफाई करेंगे बेटा। ओलिगोसैकेराइड में 3 तरह के अभी आपको बताया, ओलिगो मतलब फ्यू होता है, कुछ यूनिट्स में आएंगे, 2 to 10 यूनिट्स में आएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। They are further classified as disaccharide, trisaccharide, etc. तो आपको मेन जो फोकस करना है, ये आप चैप्टर के लास्ट में या थोड़ा आगे दिखाऊंगा आपको, सुक्रोज पे, माल्टोज पे और लैक्टोज पे, और उनको स्पेशली याद करना है कि उनकी मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है। पॉलीसैकेराइड भी हमारे कोर्स में 3 है बच्चों, एक स्टार्च है, एक ग्लाइकोजन है, ठीक है, ये वो है, एक सेल्यूलोज, जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट देंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, ये कहलाएंगे हमारे लिए पॉलीसैकेराइड। तो 3 हमारे कोर्स में है, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। इन 3 को हमें याद करना है या इनको पढ़ना है एज पॉलीसैकेराइड। अब बच्चों मोनोसैकेराइड का एक और क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद आ गया हो, वो क्या था, मोनोसैकेराइड में और कौन सा तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। अब ये भी पढ़ा है, याद आ जाना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम, वेरी गुड। तो अभी हमने ये वर्ड पढ़े हैं तो आपको शायद समझ में आ गए हो, तो अच्छा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, जनरल टर्म, एल्डिहाइड या कीटोन, इस बेसिस पे। अगर 3 कार्बन है तो ट्राइओस कहेंगे, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो ट्राइओस, कीटोन है तो कीटो ट्राइओस, 4 कार्बन है तो टेट्रोस, एल्डो टेट्रोस या कीटो टेट्रोस, 5 कार्बन है ऑब्वियसली पेंटोस, और बच्चों ऐसे ही एल्डो या कीटो वर्ड आ गया। ये जो 6 कार्बन है ना, ये स्पेशली याद रखना है, इसमें ये पहला ग्लूकोज है और ये वाला दूसरा फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज कीटो हेक्सोज का मेंबर है और ग्लूकोज ऑब्वियसली एल्डो हेक्सोज का मेंबर है, और ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, हमारे कोर्स में है। 7 भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इनके एग्जाम्पल्स ज्यादा नहीं देखने, 6 पे ही हमें मेनली फोकस करना है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। देख लेते हैं क्या है। राइबोज क्या है, वैसे अभी दिखाया था आपको, अगर याद आ गया हो तो राइबोज मोनोसैकेराइड, वेरी गुड। तो राइबोज इज ए मोनोसैकेराइड, ठीक है। एक और देख लीजिए। हाँ जी बेटा। सर थोड़ा स्लो पढ़ा दीजिए। मैंने ये पढ़ा नहीं रहा हूँ बेटा, ओफो बेटा, मैंने पहले पढ़ाया है, मैं उसका ये रिवीजन करा रहा हूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना 5 मिनट, इस स्लाइड से उसका रिवीजन हो रहा है। आप अभी सर, एक मिनट रुकिए। हाँ जी सर, आप सर नोट नहीं करने दे रहे हैं, बहुत तेज स्लाइड भगा रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये जब इस बोर्ड पे पढ़ाऊंगा ना, इसे पढ़ाना कहेंगे, और जब मैं इस पे आपसे कुछ का बात कर रहा हूँ, ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये खाली उसका रिवीजन हो रहा होगा। तो स्लाइड सर नोट करने दीजिए सर, आप बहुत तेज भगा देते हैं, तो जैसे ही पेन उठा स्लाइड चेंज हो जाती है। बस 5 मिनट रुक जाओ, अभी इसको आप पेन ना उठाओ,
ठीक है, 5 मिनट दीजिए मुझे। पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, स्टार्च, स्टार्च। ठीक है, चलिए अब है क्लासिफिकेशन पार्ट 2। ये अब हम पढ़ेंगे, फिर यहाँ स्लाइड से बाद में देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अब हमारा क्या बेस्ड है? फंक्शनल ग्रुप, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी या ऑक्सीडाइजिंग या नेचर ऑफ रिएक्शन, उसके बेसिस पे ये बाद में देखेंगे। ओके, अब 2 मिनट दीजिए। आई होप सो आप चलो, वैसे मैं इसको रिवर्ट ही करके देख लेता हूँ। चलिए बेटा, आज की जो हमारी पढ़ाई हुई, क्या आप इतनी चीजों से सहमत हैं कि आपको समझ में आई नहीं आई? ठीक है, यस सर। यहाँ यस सर। एक बार देख लेते हैं बोर्ड पे क्यों नहीं आ रहा है। ओह, ये पहले वाला कार्बोहाइड्रेट टर्म आया नहीं है, पता नहीं क्यों। चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं आया उसे हम बाद में देखेंगे क्या प्रॉब्लम थी। तो हमारा चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। ये हमने अभी तक आपको बोर्ड पे बताया था, थोड़ा तेज कर दिया मैंने, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कौन कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहे, कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर मैंने कहा आज की डेफिनेशन सैकराइड की क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट होंगे। ये ऑप्टिकल एक्टिव भी होते हैं, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी पे इतना फोकस मत कीजिए। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने हाइड्रोलिसिस पे बात की है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड का मतलब मैक्सिमम या मोर देन मेनी मोर यूनिट्स, ओलिगो का मतलब फ्यू यूनिट। फिर हमने ये वाली बात की आपसे, एल्डोट्राइओस, एल्डोटेट्रोस, ठीक है, फिर पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस तक होते हैं मोनोसेक्राइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके बेटा, इसमें यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट। हाँ बेटा। सर एल्डोट्राइओस का यूज क्या है? यूज कहाँ पे हो बच्चे तुम? यूज कहाँ से आ गया अभी? अच्छा, मैं तुमसे पूछूं ग्लूकोज का यूज क्या है? अबे कोई सेंसलेस क्वेश्चन, मतलब कुछ तो हो। यूज का मतलब क्या? अभी तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना तूने शुरू किया भाई। सर निकाल क्यों रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। मतलब अब कार्बोहाइड्रेट जितने हैं वो सारे पढ़ रहे हैं, कौन कौन कार्बोहाइड्रेट है। अब जरूरी नहीं तेरी बॉडी डाइजेस्ट करे ना करे, वैसे तेरे साइज को देख के लगता कर लेगी, मेरे साइज और तेरे साइज में हो जाएंगे सबके सब डाइजेस्ट। लेकिन ये जो चैप्टर पढ़ रहा है, इस चैप्टर का मतलब है ये बायोमोलिक्यूल्स है, ये लिविंग सिस्टम के पार्ट है। जैसे सेब के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, गन्ने के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वो तेरी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो तेरी बॉडी को भी एनर्जी दे देगा। तू ईटा खाएगा, पत्थर खाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, ये चीजें खाएगा तो एनर्जी मिल जाएगी। वैसे तेरे लिए तो लगता नहीं। फिलहाल चैप्टर पढ़ रहे हो कार्बोहाइड्रेट, और इसका बेसिकली बायोमोलिक्यूल के इस पार्ट का मतलब है कि वो यूनिट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, टिश्यूज, इन सब में रोल प्ले करती हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछे, और अगर क्लियर है डाउट सर। नहीं, अरे बेटा चलो चलो, जो फर्स्ट डे में उन्हें बता दूं, जिनको डाउट नहीं होता वो खाली 1 टाइप कर देते हैं, और 1 टाइप करने का मतलब होता है कि इनको समझ में आ गया। और अगर कोई बच्चा हैंड रेज करता है या 2 लिख रहा है या कुछ भी, तो मैं पूछ लेता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, क्योंकि आप बार बार बोलोगे तो ये जो कान में डायरेक्ट लगा प्रॉब्लम करेगा, औरों को भी वो करेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट बच्चों, अब सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में। अब हम कह रहे हैं कि स्वीट इन टेस्ट है, कुछ खाने में मीठे लगते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट हैं बच्चों, हम उन्हें कहेंगे शुगर्स। शुगर्स आर दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर स्वीट इन टेस्ट। ओके, जनरली सारे मोनोसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट हैं, इसलिए सारे मोनोसेक्राइड शुगर्स हैं। डाइसेक्राइड भी शुगर्स हैं काफी सारे, जो हाइड्रोलाइज हो लेते हैं इजिली या जो स्वीट इन टेस्ट हैं। एंड पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन शुगर। पॉलीसेक्राइड डायरेक्टली क्योंकि घुलते नहीं है, बनते नहीं है उनके छोटे यूनिट्स, तो उन्हें खाने में हमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपको मालूम है ना, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो वो जो सेल्यूलोज है, आप अगर प्लांट सेल या बार्क जो है उसे तोड़ के खाओगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। दे आर टर्म्ड एज नॉन शुगर। तो 2 वर्ड हो गए, एक शुगर और एक नॉन शुगर। बच्चों शुगर्स एंड नॉन शुगर्स में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, व्हाट आर शुगर्स, स्वीट इन टेस्ट। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड।
व्हाट आर नॉन शुगर्स विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। बाकी इसका कोई डायरेक्ट लॉजिक आप नहीं निकालोगे कि यार ये वाला मीठा कितना है और कैसे है क्यों है, उससे कोई मतलब नहीं। स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज फ्रक्टोज। अगर कोई पूछता है सबसे मीठी शुगर कौन सी है, दैट इज फ्रक्टोज, जिसका स्वीटनेस इंडेक्स सबसे ज्यादा है, दैट इज फ्रक्टोज। जो हम घरों में जनरली यूज कर रहे हैं शुगर, वो सुक्रोज होती है और वो यूजुअली ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिक्सचर कह लीजिए या डी एंड एल फॉर्म दोनों का मिक्स यूज करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है डी फॉर्म और इसीलिए पेशेंट को डी ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। वो डी और एल क्या है अभी आएगा। तो एक क्लासिफिकेशन है शुगर एंड नॉन शुगर, इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। क्लियर है शुगर? नेक्स्ट वर्ड इज रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ओ सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स। तो बच्चों रिड्यूसिंग का मतलब क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आसानी से खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हुए तो इन्होंने दूसरों को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। सच कार्बोहाइड्रेट आर टर्म्ड एज रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। फिर से सुनो क्या कह रहा हूं बच्चों। जैसे कि एक वर्ड है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट, ये होता है अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इट इज सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट का कैसा सोल्यूशन है? अमोनिकल सोल्यूशन है। सॉरी, वैलेंसी गलत लिख दिया, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है बेटा, ठीक है, मैं गलत लिख दिया था, दिस वन। तो ये है अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम कह देते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ये बेटा किसी भी सब्सटेंस से, ऐसे सब्सटेंस से जैसे एल्डिहाइड हो, आसानी से रिएक्ट कर लेता है और खुद ये चेंज हो जाता है सिल्वर मिरर में, यानी सिल्वर के प्रेसिपिटेट में। तो टॉलेंस रिएजेंट जो कि अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है, इट इजीली ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड ग्रुप इनटू एसिड और अपने आप को काहे में रिड्यूस कर लेता है, सिल्वर के प्रेसिपिटेट में। इसे सिल्वर मिरर कहते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्पेशली जो एल्डोज हैं या मोनोसेक्राइड हैं, वो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहे हैं, देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। क्योंकि ये टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर रहे हैं बच्चों, रिड्यूस, तो ये वाले टर्म्स क्या कहला रहे हैं, रिड्यूसिंग शुगर। मतलब सर डिस्टिंग्विश करने के लिए सर इसको कार्बोहाइड्रेट से। यस, बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट का एक क्लासिफिकेशन बना दिया गया है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे मीठे थे, टेस्ट में स्वीट थे, तो शुगर, जो मीठे नहीं है नॉन शुगर। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट के लिए बना है रिड्यूसिंग और एक नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट और भी रिएजेंट्स हैं जैसे फैलिंग सॉल्यूशन है, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्शन के बाद सिल्वर मिरर देते हैं, प्रेसिपिटेट देते हैं। सच कार्बोहाइड्रेट आर टर्म्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। ओके, बोलो बच्चों, क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है बच्चों, रिड्यूसिंग वर्ड को अभी मैं और डिटेल करूंगा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है अभी और डिटेल। कहाँ डिटेल होगा? थोड़ा सा आगे जब रिएक्शन स्टार्ट होंगी तो एल्डिहाइड की रिएक्शंस पढ़ेंगे, कीटोन्स की रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां ये वर्ड दोबारा आ जाएगा। तो रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद सिल्वर मिरर देते हैं, दे आर टर्म्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स। और वो कार्बोहाइड्रेट, कॉमन सेंस है, जो कि सिल्वर मिरर नहीं दे रहे, जो प्रेसिपिटेट नहीं दे रहे हैं या रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कोई डाउट है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में? पूछिए, किसी को डाउट है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में? चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अब हम अपना पहला पॉइंट, जिसका नाम है ग्लूकोज।
ठीक है, हमारे कोर्स में बेटा ग्लूकोज है, हमें ग्लूकोज को बेसिकली पढ़ना है। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज की थोड़ी सी डिटेल स्टडी है, बाकी सबकी सुपरफिशियल है। ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला है C6H12O6। इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके बच्चों, ग्लूकोज में प्रिपरेशन कैसे बना सकते हैं? तो डायरेक्ट कोई मेथड हमारे पास नहीं है ग्लूकोज डायरेक्टली हम बना लें। ओके, ये सारा खेल नेचर के हाथ में है। वो CO2 और वाटर को रिएक्ट कराता है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो ये ग्लूकोज का मेन मैन्युफैक्चर कह लीजिए, ये है CO2 और वाटर की रिएक्शन सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और ये बनता है ग्लूकोज और अलग होती है ऑक्सीजन। ओके, तो ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जिसमें मैग्नीशियम एज ए सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स था, उसकी रिएक्शन है, ग्लूकोज की ये प्रिपरेशन है। हम एक साइड प्रिपरेशन कह सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारे पास है C12H22O11, आई होप सो। सुक्रोज पता है आपको, सुक्रोज में अगर हम पानी डालें और H आयन यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो सुक्रोज टूटता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। बच्चों याद आया? ओके, या मैंने दो बारी क्यों लिख दिया C6H12O6? क्योंकि एक है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दो में ये टूटेगा। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे दोनों में अंतर और भी क्या क्या है। एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक में कीटोन ग्रुप होता है। ये रिएक्शन एक बार हम पहले पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में, किसी को तो याद आनी चाहिए। काइनेटिक्स में आपने ये रिएक्शन पढ़ी और वहां हमने क्या कह के पढ़ा था इसे, अगर आपको याद आ गया हो। इट इज सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसकी मॉलिक्युलरिटी तो 2 है, लेकिन ऑर्डर में सिर्फ ग्लूकोज आता है, ये नहीं आता। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी अलग हो, दे आर सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये एक सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ग्लूकोज की प्रिपरेशन इससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। वैसे एक और आप कह सकते हैं कि हमने स्टार्च ले लिया C6H10O5 n टाइम्स, और इसकी भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो n टाइम्स ग्लूकोज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकते हैं। थोड़ा सा रिकैप करेंगे बेटा। ये जो चल रहा है चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल है, ये NCERT है। ठीक है, और एक मिनट, ठीक है, ओके। तो ये NCERT में अगर आप देखना चाहें, आपके घरों में भी होगी NCERT यार। ठीक है, तो बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट हमारी पहली हेडिंग उन्होंने दे रखी है। यहाँ मैं आपको बस कुछ जगह शो करूंगा कि ये उन्होंने जनरल फॉर्मूला लिखा है CXH2OY टाइम्स। ठीक है, ये आ क्यों नहीं रहा? ओके, अभी देख लेते हैं क्यों नहीं है। फिर यहाँ इन्होंने एस्टिक एसिड में अंडरलाइन या ये कह दीजिए एस्टिक एसिड लिखा है, तो आई होप सो याद आ गया हो क्या है। फिर ये रेमनोज लिखा है, रेमनोज में C6H12O5 दिया है। दैट मीन्स रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा, और इस पूरे के बाद उन्होंने लिख दिया है कि आज की डेफिनेशन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। तो आज की कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन ये है। ठीक है, ये यहां तक है कि ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और इनके पास एक से ज्यादा OH है, एल्डिहाइड कीटोन है, या ये हाइड्रोलिसिस पे ये यूनिट देते हैं, इसे हम आज कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अबे हट भी जा अब। ओके, ना क्लासिफिकेशन हमारा था मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, वो हमने कर लिया है।
कोई डाउट आएगा तो आप पूछिएगा। मोनोसेक्राइड के अंदर ये वाली टेबल हमने कर ली है, ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, एल्डो, कीटो, ये वाली टेबल हमने कर ली है। ये चल रहा है ग्लूकोज, एनसीईआरटी में ग्लूकोज। ग्लूकोज में ये दो प्रिपरेशन है, सुक्रोज में वाटर ऐड करें तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा, और स्टार्च में वाटर ऐड करें वही, और तब भी ये ग्लूकोज में चेंज होगा। तो ये ग्लूकोज की प्रिपरेशन हो गई। ओके, अब हमें जो देखना है अगली हेडिंग, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की प्रिपरेशन तक हम देख चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बच्चों, ग्लूकोज जो है C6H12O6, अब इसके स्ट्रक्चर के लिए हमें रिएक्शंस बतानी पड़ेंगी, किस रिएक्शन से प्रूफ होगा कि इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस आपकी पढ़ी हुई हैं और कुछ नहीं पढ़ी हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल की। डोंट वरी, जो नहीं पढ़ी है उसे अब याद कर लीजिए और उन चैप्टर्स में अप्लाई करिएगा। पहले हमने ग्लूकोज का जो फॉर्मूला आया उससे पहली रिएक्शन कराई, रिएक्शन विद HI। रिएक्शन विद HI, या आपको अगर याद हो इसे रेड फॉस्फोरस एंड HI भी कह सकते हैं, वो कैटलिस्ट है। अगर आपको याद आ गया हो बेटा, HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जितने भी अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड कुछ भी लगाओ सबको हटा के एक हाइड्रोकार्बन या एल्केन में चेंज कर देता है। तो ग्लूकोज की जब HI से रिएक्शन की गई, C6H12O6 की, इससे HI से रिएक्शन करने के बाद मिला हमें N-हेक्सेन, और N-हेक्सेन मिलने से ये प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज के जो 6 कार्बन हैं वो स्ट्रेट चेन में लगे हैं। भाई हमें प्रूफ करना ना इसमें क्या क्या है, तो हमने सबसे पहले प्रूफ किया कि ये जितने भी कार्बन हैं ये स्ट्रेट चेन में लगे हैं। कैसे प्रूफ किया? हमने HI से रिएक्शन की, HI का रिजल्ट हमें मिला, रिएक्शन विद HI का रिजल्ट मिला नॉर्मल हेक्सेन, और N हेक्सेन का मतलब जब HI से रिएक्शन के बाद हेक्सेन बन रहा है तो ये 6 कार्बन यहाँ पे भी नॉर्मल यानी स्ट्रेट चेन में लगे हैं। तो पहली रिएक्शन हुई रिएक्शन विद HI, जिससे ये पता चला कि इसमें जितने भी कार्बन है स्ट्रेट चेन। सेकेंड, अब हम प्रूव कर रहे हैं कि ग्लूकोज में अल्कोहल है नहीं है तो कितने हैं। तो हमने ग्लूकोज की रिएक्शन की, रिएक्शन विद, सपोज पहले मैं कह दे रहा हूं PCl5। बच्चों आप जानते हो, आपने पढ़ रखा है एल्काइल हैलाइड चैप्टर, उसमें आपने पढ़ रखा है अल्कोहल की जब PCl5 से रिएक्शन करते हैं तो एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं, RCl बनता है। ठीक है, ये आपका पढ़ा हुआ है। तो ग्लूकोज की PCl5 से की और प्रोडक्ट मिला पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव, यानी जब हमने यहां ग्लूकोज लिया और हमने लिया PCl5 और यहां हमें मिल रहा है पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव, 5 Cl आ रहे हैं। क्या प्रूफ हुआ? आपको मैं याद दिला दूं एक बारी, 5 अल्कोहल लगे थे। ROH की PCl5 से रिएक्शन हुई तो ये RCl, POCl3 और HCl बनता था। ठीक है, और अगर हमें इस अल्कोहल की PCl5 से करने पे RCl यानी एक OH तो एक Cl आता है, और यहां पे हमने कहा पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज बन रहा है या डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज बन रहा है। दैट मींस ग्लूकोज के अंदर 5 OH है, एक क्लोरीन लगता तो एक OH होता, 5 क्लोरीन लगे हैं, इसका मतलब 5 OH ग्रुप ग्लूकोज में है। तो पहली रिएक्शन HI से हुई, HI ने प्रूव कर दिया 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। दूसरी रिएक्शन हमने की है दैट इज PCl5, या एक और रिएक्शन है वो भी आपकी पढ़ी होगी होपफुली, हमने रिएक्शन कर दी इसकी बेटा, हमने रिएक्शन कर दी इसकी एसिड या एसिड डेरिवेटिव से। ठीक है, तो रिएक्शन विद, ठीक है, RCOCl, ये एसिड क्लोराइड कहलाएगा, RCOH कहते तो एसिड हो जाता। अब आपको याद होगा बच्चों कि एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्लीजेंट स्मेलिंग, स्वीटी स्मेलिंग फ्रेगनेंस जिसे कहते हैं एस्टर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ग्लूकोज की जब एसिड क्लोराइड से रिएक्शन की गई तो पेंटा एस्टर्स बने,
पेंटा एस्टर, ऑब्वियसली ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कहेंगे, ये बना है। एक बारी रिएक्शन रिवाइज करें, ये रहा एसिड क्लोराइड और ये रहा बच्चों अल्कोहल। तो एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं तो ये HCl निकलने के बाद ये एस्टर बनता है, ठीक है, प्लस वाटर या सॉरी HCl अलग हो गया। तो ग्लूकोज मैंने यहाँ 1 और 2 नंबर दिया है, ध्यान से देखिए। ग्लूकोज में हम प्रूफ कर रहे हैं अल्कोहल है, और अल्कोहल प्रूफ करने के लिए हमने 2 तरह की रिएक्शन बोली हैं। हमने कहा ग्लूकोज की PCl5 से करिए और पेंटा क्लोरो डेरिवेटिव मिलेंगे, ग्लूकोज की एसिड या एसिड डेरिवेटिव से करिए तो पेंटा एस्टर मिलेंगे। और इस दोनों पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से हम प्रूफ करेंगे ग्लूकोज हैज 5 OH ग्रुप, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से हम प्रूव करेंगे बच्चों कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप्स हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट यहां तक, ठीक है बेटा। तो वही जो बच्चे जो कह रहे हैं ना कि हम लिखने का टाइम नहीं दे रहे, ये वो, उन्हें अभी समझ में आ जाएगा कि जब तक हम इसको फिनिश करेंगे तो आपके दिमाग में पेस्ट हो चुका होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। जस्ट मोमेंट सर। हाँ बेटा, अब पूछो। सर PCl5 का एक बार दोबारा से बता दीजिए। हाँ अभी सबको ही बता रहा हूँ, चिंता ना करो। हाँ बेटा, बच्चों बताइए, पहली हेडिंग, सबसे पहली हेडिंग चैप्टर बायोमोलिक्यूल में हमने कार्बोहाइड्रेट शुरू कर ली, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहला क्या पढ़ा, जस्ट दिमाग में एनालाइज करिए, लिखने की जरूरत नहीं, पहले बताइए आपने पढ़ा क्या, ठीक है। मुझे बताने का मतलब आप अपने आप को बताइए, माइक बंद रखिए, ठीक है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आपका शॉर्ट नोट्स में है कि कार्बन के ये हाइड्रेट है, उसका एक जनरल फॉर्मूला है CxH2O Y टाइप। ये फॉर्मूला कहां कहां लगा, बहुत सब में लगा। कहां कहां फेल हो गया, एक रेमेनोज आ गए, रैम ने अपनी नोज लगाई, रेमेनोज आ गए, उनकी नोज के गड़बड़ हो गए, तो रेमेनोज में ये फॉर्मूला नहीं लगा, जबकि वो कार्बोहाइड्रेट था। कुछ ऐसे जैसे एस्टिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, वो फॉर्मूला फॉलो कर रहे थे, इसलिए नाम हट गया, तो अब पॉलीसेक्राइड कहते हैं। सेकंड पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये हाइड्रोलिसिस के बेस पे है। वो कार्बोहाइड्रेट जो स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं, जो वाटर से फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते और छोटी यूनिट्स में नहीं जा सकते, दे आर टर्म्ड एज मोनोसेक्राइड, ओलिगो, पॉली। सेक्राइड किसे कहते हैं, सेक्राइड आर दोज टर्म्स बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स सच यूनिट्स आर नोन एज पॉलीसेक्राइड। अब पूछिए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, अगली हेडिंग पे हम शिफ्ट हुए कि मोनो, ओलिगो, पॉलीसेक्राइड के बाद कि कुछ और क्लासिफिकेशन भी हो सकते हैं जो कि मोनोसेक्राइड के अंदर है, जैसे एल्डोट्राइओस, पेंटोस, हेक्सोस, कीटोट्राइओस, पेंटोस, हेक्सोस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं 2, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस का मेंबर है, यानी इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है। फ्रक्टोज कीटोहेक्सोस का मेंबर है, इसमें भी 6 कार्बन है लेकिन कीटोन ग्रुप है। बाकी नंबर ऑफ कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, उसके बिहाफ पर यह क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट, अगला क्लासिफिकेशन आया टेस्ट के हिसाब से, खा लो पी लो, अगर कोई टेस्ट में अच्छा लगा, स्वीट टेस्ट लगा तो शुगर कह दिए, और जो मीठा नहीं लग रहा है, कड़वा टाइप का या व्हाटएवर, नॉन शुगर। फिर एक क्लासिफिकेशन आया है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी डिटेल भी होगा। कार्बोहाइड्रेट्स वो जो कि टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर जाएं, वो रिड्यूसिंग है, और जो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करते वो नॉन रिड्यूसिंग है। सबसे सिंपल अभी ये याद रखें, और जब आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये आपको 100% समझ में आ जाएगा कि टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड से आसानी से रिएक्ट करता है और सिल्वर मिरर का एक प्रेसिपिटेट देता है। तो एक टेस्ट है एल्डिहाइड्स का, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में आपको ये याद रखना है कि जितने भी मोनोसेक्राइड हैं ऑल आर रिड्यूसिंग, वो अभी प्रूफ करूंगा क्यों। ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, मतलब चाहे उसमें कीटोन हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग, ये याद रखिएगा।
रिड्यूसिंग का मतलब टॉलरेंस रीजन से रिएक्ट कर लेता है, प्रेसिपिटेट आता है, रिड्यूसिंग है। कोई डाउट? इसके बाद हमारा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर या नॉन शुगर के बाद अगली हेडिंग आई सीधा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की प्रिपरेशन थी, कैसे बनाएंगे? तो भैया नेचर CO2 और वाटर से मिला के क्लोरोफिल लगा के मैग्नीशियम पिगमेंट या सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा, उस फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन भी मिलेगी और ग्लूकोज बनेगा। बेटा यही वो एक रिएक्शन है जिसकी वजह से प्लांट जिंदा है, क्योंकि ये हमें ग्लूकोज देते हैं और साथ में ये ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस देते हैं CO2 एब्सॉर्ब करने के बाद। इसीलिए प्लांट्स की इज्जत है इन्हीं दो इस ओवरऑल रिएक्शन के पीछे, ठीक है। और अगर बाई चांस ये वाली रिएक्शन हमारी लैब में बनने लगी, फैक्ट्रियों में बनने लगे, तो बेटा प्लांट से जीना मुश्किल होगा। फिर प्लांट एक ही कंडीशन में जिएंगे कि वाईफाई सिग्नल दो तो टिको, नहीं तो निकल लो। ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक। सुक्रोज से भी ग्लूकोज बन सकता है। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ग्लूकोज बन जाएगा। स्टार्च से भी ग्लूकोज बन जाता है। स्टार्च को बॉईल करना पड़ता है, हीटअप करना पड़ता है वाटर के साथ, वो भी हाइड्रोलाइज हो जाता है थोड़ा टेम्परेचर प्रेशर चेंज करके, वो भी ग्लूकोज देता है। अब हम ग्लूकोज जिसे C6H12O6 कहते हैं उसमें पढ़ने जा रहे हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना है कि ये 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में लगे हैं, 6 में से 5 अल्कोहल है, 1 एल्डिहाइड है और इनकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले हमने 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे, इसे प्रूफ करने के लिए रिएक्शन का यूज किया HI। तो ग्लूकोज की हमने HI से रिएक्शन की। HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो सारे अल्कोहल और एल्डिहाइड इन सबको हटा देता है। ग्लूकोज की HI से रिएक्शन करने के बाद मिला नॉर्मल हेक्सेन या N-हेक्सेन। N-हेक्सेन मिलने से ये प्रूफ हुआ इट हैज 6 कार्बन इन ए स्ट्रेट चेन। 6 के 6 कार्बन एक ही चेन में है, कोई भी ब्रांच नहीं है स्ट्रेट चेन में। अब हमें प्रूफ करना है ग्लूकोज में OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है। तो हमने ग्लूकोज की रिएक्शन कर दी PCl5 से, पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव मिले। एक OH से एक क्लोरीन आके लगता था, 5 OH होंगे तभी पेंटाक्लोरो आया। तो यहां से लग रहा है ग्लूकोज है 5 OH ग्रुप। इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन की एस्टेरिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टेरिफिकेशन? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। एसिड अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, एस्टर बनते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। तो ग्लूकोज का एस्टेरिफिकेशन हमने किया और पेंटा एस्टर्स बने। इससे भी ये प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज है 5 OH। अब इस 5 OH कैसे लगे हैं, इसमें कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी अल्कोहल हैं? तो हमने उसकी सोडियम से रिएक्शन की। सोडियम से प्राइमरी अल्कोहल का जो हाइड्रोजन होता है ना, वो हट जाता है, ONA बना लेता है, विलियमसन रिएक्शन का RONA। तो सोडियम से रिएक्शन करी तो सिर्फ एक ही Na आके लग पाया, सिर्फ एक Na आके लग पाया, यानी मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज बन पाया। इट प्रूव्स कि भाई अल्कोहल तो 5 हैं पेंटा एस्टर से, लेकिन प्राइमरी एक ही है। इससे हमें यह पता चल गया कि इट हैज ओनली 1 प्राइमरी अल्कोहल। यहां तक कोई अगर दिक्कत है तो पहले बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर सोडियम वाली रिएक्शन फिर से बता दीजिए। हाँ, सोडियम वाली रिएक्शन बेसिकली ये है कि ये होता है ROH, है ना। तो ये है बेटा ROH, ऑब्वियसली इट इज अल्कोहल। और अल्कोहल की अगर सोडियम से करें तो ये अल्कोहल चैप्टर में आएगा ही। तो सोडियम से रिएक्शन पे ये वाला H हटता है और ये प्रोडक्ट बनता है सोडियम एल्कोक्साइड, और बेटा ये हाफ हाइड्रोजन अलग हो गया। तो बच्चों ये वाली जो रिएक्शन आपकी हो रही है, दिस वन जो आप देख रहे हैं RONA बना है, ये जो H हटा है, ये एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल से ही इजीली होती है। सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल का H इजीली नहीं हटता है या ONA इजीली नहीं बनता है। तो ग्लूकोज से जब हमने Na से रिएक्शन की तो एक ही H आया, ऑब्वियसली वो मेजर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से। तो हमें पता चल गया भाई एक ही H में प्राइमरी अल्कोहल है, यानी जो अल्कोहल हैं उसमें बेटा ये जरा देखिए 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, और यहाँ पे अगर अल्कोहल लगा है प्राइमरी हो जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल लगा है तो ये भी प्राइमरी हो जाएगा। लेकिन ग्लूकोज में एक ही प्राइमरी है, इन दोनों जगह पे अल्कोहल नहीं है। कैसे प्रूफ हुआ? कि यहाँ जो रिएक्शन की बैलेंसिंग या रिएक्शन में जो हाइड्रोजन आ रही है उससे पता चल गया इट हैज ओनली 1 प्राइमरी अल्कोहल। अभी और प्रूफ होगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, इसके अलावा कोई डाउट है तो पूछिए, बोलिए।
कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट करने होंगे। तो अब अगली रिएक्शन हमारी है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, इसका टेस्ट करना है कि ग्लूकोज हैज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप आप जानते होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को कलेक्टिवली कार्बोनिल कहा जाता है, मतलब कार्बोनिल के अंदर दो पार्ट्स हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल है, ये कैसे प्रूफ हो? बेटा कार्बोनिल की कुछ रिएक्शन है, जैसे ये है ग्रुप कार्बोनिल, और अगर हम इसकी रिएक्शन सपोज HCN से करें तो कार्बोनिल ग्रुप HCN से रिएक्ट करने के बाद बेटा ये बना लेता है एक तरफ OH और एक तरफ CN, यानी ये वाला डबल बॉन्ड टूटता है बेटा, ये डबल बॉन्ड हमने ऐसे तोड़ा माइनस प्लस, और HCN को भी ऐसे ही तोड़ लिया प्लस माइनस, तो CN आ गया यहाँ पे और H आ गया यहाँ पे, ये चीज बन गई। दिस कंपाउंड इन केमिस्ट्री इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। ये कंपाउंड केमिस्ट्री में कहला रहा है बेटा साइनोहाइड्रिन। आई होप सो क्लियर है, साइनो CN के लिए, हाइड्रिन OH के लिए, तो ये कंपाउंड केमिस्ट्री में कहला रहा है साइनोहाइड्रिन। ओके, दिस इज रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, ये प्रूफ करना है। तो ग्लूकोज की HCN से रिएक्शन की, HCN से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट मिल गया, हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल गया? साइनोहाइड्रिन मिल गया। साइनोहाइड्रिन के मिलने से ये प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज में क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। और भी रिएक्शन है जो कि एल्डिहाइड की होती हैं, वो कराई गई, जैसे कि हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करें तो ऑक्साइन बनता है, ये कंपाउंड है कार्बोनिल, और इसकी हमने NH2OH से रिएक्शन की। ये बेटा रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनिल है कि ये रिएक्शन अगर हो रही है तो गारंटेड कार्बोनिल ग्रुप ही कर रहा है और कोई नहीं, और इससे ये प्रोडक्ट बनता है, दीज आर टर्म्ड एज ऑक्साइन्स। ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है? ऑक्साइन्स कहलाते हैं या ऑक्सीन्स कहलाते हैं। तो ग्लूकोज जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता है यानी NH2OH से, तो ग्लूकोज का ऑक्साइन बन रहा था। तो ग्लूकोज का अगर ऑक्साइन बन रहा है या ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना रहा है, इन दो रिएक्शन से ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के पास कौन सा ग्रुप मौजूद है? ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। कार्बोनिल में दो होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, अभी एल्डिहाइड प्रूफ करना है। ग्लूकोज के पास कार्बोनिल मौजूद है, यहां से ये क्लियर हो गया। कार्बोनिल कैसे पता चला? हमने HCN से रिएक्शन की, प्रोडक्ट कहलाया साइनोहाइड्रिन। हमने हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन की, हाइड्रोक्सिल अमीन, बेटा OH ग्रुप क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सिल, NH2 क्या कहलाता है? अमीन। हमने हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन की और ऑक्साइन बन रहा है, और ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल है, मतलब अगर ये रिएक्शन हो रही है तो उसके बाद कार्बोनिल है। तो इन दो रिएक्शन से अभी हमें सिर्फ पता चला कार्बोनिल। कार्बोनिल दो तरह का है, एक एल्डिहाइड कीटोन, अभी ये पता करना है ये कौन सा है, एल्डिहाइड है या कीटोन, ठीक है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से अब हम रिवाइज करेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने के लिए हमने पहली रिएक्शन कराई HI से, वहां से क्या मिला? नॉर्मल हेक्सेन। उससे क्या प्रूफ हुआ? ये स्ट्रेट चेन है। दूसरी रिएक्शन हमने कराई PCl5 से या एसिड डेरिवेटिव से, वहां से पेंटाक्लोरो या पेंटा एस्टर बने, उससे प्रूफ हुआ कि ग्लूकोज में 5 OH है। हमने सोडियम से कराई तो मोनोसोडियम डेरिवेटिव से प्रूफ हुआ एक प्राइमरी अल्कोहल है। फिर हमने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई HCN हाइड्रोजन साइनाइड से, और यहां से बना हमारा साइनोहाइड्रिन, या हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोक्सिल अमीन से, यहां बना ऑक्साइन, और इन दो रिएक्शन से प्रूफ हुआ ग्लूकोज हैज 1 कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो ज्यादा बेटर होता है बच्चों इस चीज को आप फॉर्क मेथड में लिखें, जिससे कि बार बार जब आप रिवाइज करें तो आपको दिख जाए। फॉर्क मेथड क्या था? ग्लूकोज की रिएक्शन HI, प्रोडक्ट क्या बना? N-हेक्सेन। क्या प्रूफ हुआ? प्रूफ ये हो रहा है कि ग्लूकोज इज ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड। फिर आपने रिएक्शन कराई PCl5 से, यहां पे ग्लूकोज है बच्चों, कि ग्लूकोज की प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं
या आपने रिएक्शन कराई एसिड के किसी डेरिवेटिव से, आइदर क्लोराइड और एनहाइड्राइड, और ये बना बच्चों हमारा, आराम से भैया आराम से, पेंटा क्लोरो डेरिवेटिव, यहां पेंटा एस्टर डेरिवेटिव, ठीक है। और इन दोनों रिएक्शन से क्या प्रूफ हुआ, ग्लूकोज हैज 5 OH ग्रुप्स। हम यहां लिख सकते हैं सोडियम से रिएक्शन कराई तो मोनो सोडियम, और इन सबके आगे बेटा है डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, या पेंटाक्लोरो ग्लूकोज ही कह दीजिए, पेंटा एस्टर या ग्लूकोज पेंटा एस्टर, मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। इससे प्रूफ हुआ 1 डिग्री अल्कोहल, एक 1 डिग्री OH ग्रुप है। इसके बाद बेटा हमने रिएक्शन कही है कि ग्लूकोज की हम रिएक्शन कर लें HCN से, तो ये HCN से रिएक्शन की, और यहां हमने वर्ड लिखा है साइनोहाइड्रिन बन रहा है, साइनोहाइड्रिन यानी OH एंड CN। और साइनोहाइड्रिन बनना एक प्रॉपर्टी है कार्बोनिल ग्रुप की। कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड या कीटोन HCN से रिएक्शन करते हैं तो ये बनते हैं, तो HCN से तो रिएक्शन हुई और ये बन गए, इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप वहां है। और ऐसे ही एक और रिएक्शन हमने बोली NH2OH, जो कहलाता है हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन से यहां पे ये डेरिवेटिव बने, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल, यानी ये रिएक्शन अगर कभी हो रही है तो सिर्फ कार्बोनिल ही करा सकते हैं और कोई नहीं कराता। तो इससे प्रूफ हो गया, या इन दोनों रिएक्शन से प्रूफ हुआ, ग्लूकोज हैज कार्बोनिल ग्रुप। इसमें बेटा कार्बोनिल ग्रुप है, कौन सा कार्बोनिल है ये नहीं प्रूफ हुआ, एल्डिहाइड है या कीटोन है ये नहीं हुआ, लेकिन ये प्रूफ हो गया ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, बताइए बच्चों यहां तक के लेक्चर में कोई डाउट? वेरी गुड, प्रभा बसु। जिसमें पेंटा एस्टर होता है वो बता दीजिए। बेटा एक मिनट, प्रभा बसु आपने हैंड रेस किया, पहले आप पूछो। सर ये बता दीजिए सर, इन पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? बेटा क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगा, अभी पहला लेक्चर चल रहा है, ठीक है। मतलब बायोमोलिक्यूल चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है, उसका पहला लेक्चर चल रहा है, और ऑब्वियसली क्वेश्चंस कई तरह के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होता है क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, क्लासिफाई, या जो हम पढ़ रहे हैं उस पे आ जाता है कि किन रिएक्शन से प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में ये ग्रुप है या अल्कोहल है या एसिड है ये ग्रुप। तो क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड भी होते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने लिख दिया ग्लूकोज, और जैसे दूसरे बच्चे ने पूछा है पेंटा एस्टर, वो भी साथ में कवर कर देते हैं कि उन्होंने कहा ग्लूकोज की रिएक्शन करके दिखाइए एसिड से, एसिड क्लोराइड से, एसिड एनहाइड्राइड, गिव्स प्रोडक्ट। तो वो ऐसे शो करना पड़ेगा एग्जाम में आपको। ये रहा बेटा ग्लूकोज CH3, सॉरी दिस वन इज ग्लूकोज CHO, दिस वन, ठीक है, ये ग्लूकोज है। और उन्होंने कहा आप इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड से करिए। तो ये रहा हमारा एसिड क्लोराइड, इससे रिएक्शन करनी है, ठीक है। और ये आपको प्रोडक्ट दिखाना होगा, ये तो अपनी जगह रहेगा, CHOOCCH3 4 टाइम्स, और यहाँ CH2OOCCH3, ये प्राइमरी अल्कोहल से बना है, ये सेकेंडरी से, ये और ये ग्रुप जहां पे भी आता है, दिस ग्रुप इज नोन एज एस्टर। तो ग्लूकोज में ये 5 एस्टर आके लग गए हैं, और ऑब्वियसली HCl अलग हो जाएगा, यहाँ से Cl और यहाँ का H अलग हो जाएगा, तो पेंटा एस्टर्स बन गए और 5 HCl अलग हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन शो करने का तरीका होता है। जो इससे पहले मैं शो कर रहा था वो बेटा ये जो मैंने आपको शो किए थे ना, ये तो जस्ट दैट इज ध्यान रखने के लिए कि इससे ये बना वो बना। लेकिन अगर एग्जाम में प्रॉपरली क्वेश्चन ही आता है कि बताइए पेंटा एस्टर, तो आपको ऐसे करके शो करना पड़ेगा पेंटा एस्टर, और ऑब्वियसली बैलेंसिंग जो होगी वो करनी भी पड़ेगी। दोनों बच्चों को क्लियर है? यस सर। Yes, किसी और का? अरे 1 2 लिख दिया करो, बोला मत करो। और बोलो बच्चों, किसी और को क्लियर है? सॉरी, किसी और को डाउट है? गुरांग क्लियर, बाकी वो भी क्लियर ही इसका नाम है। मनु क्लियर, गुरांग क्लियर, वंशिका। अच्छा ये बाकी जग रहे हैं या सो रहे हैं? बाकियों से मेरे को मतलब खुद नाम पढ़ के पूछना पड़ेगा। अनुमति, प्रभसु,
बेटा जो भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है या जवाब दे रहा है वो तो इन्वॉल्व है, और जो वन तक मेरे नहीं फोन लिख में पा रहा कीबोर्ड नहीं बेचारा, आ रहा है। कोई बात नहीं, कीबोर्ड नहीं आ रहा है, चलो आप वैसे ही मतलब हैंड रेज भी नहीं हो पाएगा, जब प्रॉब्लम हो हैंड हैंड रेज हो रेज कर जाएगा देना। सर, हैंड रेज हो जाएगा बस सर। बस 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 जब प्रॉब्लम हो हैंड रेज कर देना, बोलना कम बस, ठीक है। चलिए बेटा, ये हो गया अब हमारा ग्लूकोज में कार्बोनिल है। अब कार्बोनिल में वो एल्डिहाइड है या कीटोन, ये पता करना है। तो इसमें ना 2-3 सिंपल टेस्ट हैं, जैसे वही टॉलेंस रिएजेंट, ग्लूकोज की टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन की गई, ठीक है, और ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर दे रहा था, ठीक है, सिल्वर मिरर यानी वो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर दे रहा है। तो ये तो प्रूफ हो गया भाई ये रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। बच्चों ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर कैसे प्रूफ हुआ, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कर गया, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। इससे एक साथ में एक और रिएक्शन है, वो कम के समझ में आती है, लेकिन ऑब्वियसली मैं तो बताऊंगा ही। बच्चों ग्लूकोज का एक ऑक्सीडेशन का टेस्ट हुआ, ये है ग्लूकोज, जिसके समझ में आ गई अच्छी बात है, कोशिश करके देखिए बेटा आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये ना लॉजिक है, यहाँ जो रिजल्ट आएंगे उसको आपको इंटरप्रिटेट करना है, लॉजिक लगाना है, इसलिए जरा सुनिए। ये हमने ग्लूकोज है, हमने एक बारी इसका ऑक्सीडेशन किया फेंटन्स रिएजेंट से, ये H2O2 एंड FeSO4 कहलाता है फेंटन्स रिएजेंट। तो हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब फेंटन्स रिएजेंट से किया तो हमें मिला ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन फेंटन्स रिएजेंट से करने पे मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। फेंटन्स रिएजेंट एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, बाकी ना तो ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करता है, ना ही अल्कोहल्स को करता है, किसी को नहीं करता। तो फेंटन्स रिएजेंट से ये जो डेरिवेटिव मिला ग्लूकोनिक एसिड, उससे प्रूफ क्या हुआ कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया गया फेंटन्स रिएजेंट से, ग्लूकोनिक एसिड बना, प्रूफ हो गया इसमें एल्डिहाइड है, ठीक है। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने इसका ऑक्सीडेशन किया अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, ठीक है, या और कोई एजेंट से, तो ये बन गया सैकेरिक एसिड में। तो ये जो HNO3 होता है ना, ये बेटा ये एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर लेता है एसिड में। तो जो HNO3 से हम ऑक्सीडाइज कर रहे थे, तो हमें ग्लूकोज से मिला सैकेरिक एसिड, और सैकेरिक एसिड में क्या है, 2 COH ग्रुप हैं। मतलब कहने का है कि ग्लूकोज के अंदर कोई 2 ग्रुप ऐसे हैं जो HNO3 से ऑक्सीडाइज हुए, 2 COH बने ना, 2 ग्रुप ऐसे हैं जो COH से, जो HNO3 से ऑक्सीडाइज हुए। एक बारी समझिए, लिख के बता रहा हूं। HNO3 किसे ऑक्सीडाइज कर सकता है, HNO3 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और HNO3 एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। HNO3 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है एसिड में, क्योंकि यहां HNO3 से 2 एसिड बने हैं, 2 एसिड बने हैं। इसका मतलब ये आ रहा है कि इसके अंदर या तो 2 1 डिग्री अल्कोहल है, या 2 एल्डिहाइड है, या 1 एल्डिहाइड और 1 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। फिर हमने ग्लूकोज को फेंटन्स रिएजेंट से किया, वहां से प्रूफ किया कि भाई एक तो एल्डिहाइड है, और ग्लूकोनिक एसिड को भी जब HNO3 से करते हैं तो भी सैक्रिक एसिड बनता है। तो ग्लूकोनिक एसिड से अगर सैक्रिक एसिड बनता है तो प्रूफ हो जाता है कि ग्लूकोज में 1 एल्डिहाइड है और 1 प्राइमरी अल्कोहल। बच्चों ये लॉजिक है, एक बार समझ में आ गया तो अच्छा है, जिसके नहीं समझ में आया वो बस इतना याद रखेगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना है, आपको ये लिखना है वहां पे कि ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद फेंटन्स रिएजेंट गिव्स ग्लूकोनिक एसिड, while with nitric acid glucose and gluconic acid gives citric acid. By this it is proved that glucose has 1 primary alcohol
एंड 1 एल्डिहाइड। लॉजिक सोचिए समझिए, और किसी के अगर समझ में ना आया हो तो पूछिएगा। हाँ बेटा प्रभा बसु पूछो बेटा। सर ये प्रभा आपने जो बसु, बताया कि HNO3 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, सर इसका मैकेनिज्म है कोई? नहीं मैकेनिज्म आपको अभी पढ़ना नहीं है, अभी तो ये रिजल्ट याद करने हैं, क्योंकि आप अगर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मैकेनिज्म देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए। ठीक है, ओके सर। मैकेनिज्म है ऑब्वियसली, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म है, लेकिन अभी हमें नहीं पढ़ना। हाँ बेटा अभिनव पूछिए। सर ये तो समझ में आ गया सर एल्डिहाइड वाला, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल वाला एक बार बता दीजिए फिर से। ओके बेटा, मैंने वैसे लिखा है, लेकिन मैं चलो एक बार फिर दोबारा लिखता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये इक्वल है, वो चीज करनी। एक बार मैं लिख के बताता हूँ। ये देखो, ये है फेंटन रिएजेंट। मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, लिख वही रहा हूँ। फेंटन रिएजेंट किसे ऑक्सीडाइज करता है? फेंटन रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है। फेंटन रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है और एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करता है। ठीक। डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 किस किस से रिएक्ट करता है? एल्डिहाइड से करता है और 1 डिग्री अल्कोहल से करता है, और दोनों को ही एसिड में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। ठीक है, पहले ये 2 पॉइंट हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई, मैंने ग्लूकोज की फेंटन रिएजेंट से रिएक्शन कराई और मुझे मिल गया ग्लूकोनिक एसिड, यानी एसिड बन गया। अब बच्चों जरा पहली वाली रिएक्शन से दिमाग लगाना, क्या प्रूफ हो गया? अगर फेंटन रिएजेंट से एसिड बन रहा है तो क्या प्रूफ हो गया? इसमें एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड आ गया। एल्डिहाइड, इतना समझ में आ गया ना? अब मैंने ग्लूकोज की फिर से रिएक्शन कराई, लेकिन डाइल्यूट HNO3 से कराई, और यहां एक कंपाउंड मिला जिसका नाम था सैकरिक एसिड, और जिसमें 2 COH ग्रुप थे। इसमें एक कंपाउंड मिला जिसका नाम है सैकरिक एसिड, जिसमें 2 COH ग्रुप हैं। क्या प्रूफ हुआ? क्या प्रूफ हुआ? 2 COH में क्या प्रूफ हुआ? एक एल्डिहाइड तो या तो डाइल्यूट HNO3 से जब एसिड बना है, या तो दोनों एल्डिहाइड है, या फिर दोनों प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि 2 COH बन रहे हैं, या फिर एक एल्डिहाइड है और एक प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, पिछली रिएक्शन से क्या प्रूफ हो चुका है? उसमें एक एल्डिहाइड है। पिछली रिएक्शन से प्रूफ हो गया एक एल्डिहाइड है, और ये कह रहा है कि 2 ग्रुप ऐसे हैं जो HNO3 से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और पिछली रिएक्शन कह चुकी है उन 2 में से एक एल्डिहाइड है तो दूसरा प्राइमरी अल्कोहल है। बोलो बेटा, अब आया समझ में? वेरी गुड। और बाकी लोगों को समझ में आया? और जिसको नहीं आया वो सिंपल ये 2 लाइनें लिखेगा तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, हाँ बात यही है। ठीक है, जिस यहां दोनों चीजें प्रूफ हो रही। वेरी गुड, अधिकतर के आ गया। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ग्लूकोज में हमने क्या क्या प्रूफ कर लिया? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन किसने प्रूफ किया? HI ने। अल्कोहल किसने प्रूफ किया? PCl5 कह लो और एसिड क्लोराइड कह लो, 5 अल्कोहल। सोडियम ने प्रूफ किया एक प्राइमरी अल्कोहल भी है। फिर हमने प्रूफ किया कार्बोनिल, HCN से और हाइड्रोक्सिलअमीन से प्रूफ हुआ कार्बोनिल है। फिर हमने प्रूफ किया कार्बोनिल में भी एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है। तो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन से भी प्रूफ हो रहा है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि फ्रक्टोज भी ये टेस्ट देता है, इसलिए। तो टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर मिरर आया। साथ में हमने ये भी कहा कि फेंटन रिएजेंट से प्रूफ हुआ इसका एल्डिहाइड है, और इसके बाद हमने डाइल्यूट HNO3 से फिर से कंफर्म करके ये कह दिया, जबकि पहले कह चुके हैं, लेकिन फिर हमने और कंफर्म कर लिया डाइल्यूट HNO3 और फेंटन रिएजेंट से कि हाँ भैया एक प्राइमरी अल्कोहल है जो पहले भी प्रूफ था, और एक एल्डिहाइड है। बस जैसे कहते हैं ना कि पहले सिंपल वो आया और एक कंफर्मेटरी टेस्ट मार दिया, वैसे। अब पूछिए बेटा अभिनव। बस यही पूछ रहा था सर, वो 2-2 बार कंफर्म क्यों करा सर? तो क्या हो गया, वो तो मोर देन 1, हम मतलब हमें तो चीजें प्रूफ करनी है ना, तो जो जो दे रखा है एनसीईआरटी में। बोलो यहां तक सबको क्लियर है? तो ग्लूकोज में जो स्ट्रक्चर डेवलप हो गया वो ये हो गया कि यहां
CHO है, CHO के बाद, ठीक है, CHO के बाद CHOH 4 बारी है और साथ में CH2OH है। ये ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां पे आई साइंटिस्ट को, ये चीज डेवलप कर बैठे, सब कह बैठे कि हाँ भैया इसमें अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एसिड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, 4 सेकेंडरी अल्कोहल है, 1 प्राइमरी, ये कह बैठे। इसके बाद ग्लूकोज ने नाटक शुरू कर दिया। क्या नाटक शुरू कर दिया बेटा, कुछ एल्डिहाइड, मतलब ये जो एल्डिहाइड्स होती है ना, एल्डिहाइड की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। जैसे एक रिएजेंट होता है शिफ्ट रिएजेंट, और ये एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो पिंक कलर आता है, या ये कहें कि एल्डिहाइड रीस्टोर्स द पिंक कलर ऑफ शिफ्ट रिएजेंट। मतलब ग्लूकोज एल्डिहाइड है तो शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना चाहिए और पिंक कलर आना चाहिए, ग्लूकोज में नहीं आता। ग्लूकोज शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या कह रहा हूं? प्रॉब्लम ये आई कि साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं, या हमने अभी प्रूव कर लिया है, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है। लेकिन एल्डिहाइड की कुछ मेन रिएक्शंस जो एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ग्लूकोज शो नहीं करता। तो प्रॉब्लम आ गई कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है या नहीं है। कुछ रिएक्शन कह रही हैं कि एल्डिहाइड होता है, जो ऊपर प्रूफ किया, और अभी हम और कुछ रिएक्शन बताने जा रहे हैं जो ये बता रही हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि अगर एल्डिहाइड होता तो शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्ट करता। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा क्या है? क्वेश्चन ये है, क्या ग्लूकोज में एल्डिहाइड है या ग्लूकोज में एल्डिहाइड नहीं है? क्योंकि अगर वो शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, या ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा, तो भैया ये दो फॉर्म कहां से आ गई? ग्लूकोज की दो फॉर्म, मतलब ग्लूकोज की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है ना, वो +19 भी होती है और +111 भी होती है, दो फॉर्म की। एक अल्फा है, एक बीटा है। आज की तारीख में दो को नाम दे दिया गया है, अल्फा और बीटा। तो ग्लूकोज में ये दो फॉर्म कैसे आई, अल्फा बीटा? ग्लूकोज शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? और ग्लूकोज का जब हम पेंटा एस्टर बना लेते हैं ना, पेंटा एस्टर जब बन जाता है, यानी PCl5 से या एसिड क्लोराइड से रिएक्शन हो चुकी होती है, उसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करें तो नहीं होती। या ग्लूकोज की ऐसे एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है NaHSO3, NaHSO3 से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करते हैं और कोई नहीं करता। और ग्लूकोज की जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन ही नहीं होती। तो साइंटिस्ट एक तरीके से पगला गए ये सुन के कि ये ग्लूकोज कर क्या रहा है। ये कुछ रिएक्शन जो कि एल्डिहाइड की मेन है वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है, और कुछ एल्डिहाइड की रिएक्शन शो कर रहा है। मतलब इस स्ट्रक्चर से ये प्रूफ हो रहा है ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, लेकिन अब इन्हें प्रूफ करना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड नहीं भी है, ठीक है, वो भी प्रूफ कर लिया गया है। और उसके लिए एक नया स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया गया है जिससे ये प्रूफ अभी देखेंगे कि इसका एल्डिहाइड गायब कर दिया, और फिर ये देखा कि हाँ भाई कुछ रिएक्शन में एल्डिहाइड हो सकता है वो, और कुछ रिएक्शन में ना हो, वो अभी आगे आएगा। चलिए बेटा, पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी को मैं फिर से बता दूं आपको, ठीक है, एक सेकेंड। क्या कर रहा है बेटा? ये देखिए, एक मिनट रुक जाओ गुराम, एक मिनट। ये रहा ग्लूकोज। ग्लूकोज की पहली रिएक्शन HI से, जो आपको अगर दिखी हो तो N-हेक्सेन दिखा है। ये रही ग्लूकोज की NH2OH से रिएक्शन, जो मैंने आपको कहा था ऑक्साइन बनता है, और HCN से रिएक्शन जिसमें OH और CN आते हैं, साइनोहाइड्रिन बनता है। फिर ये रही ग्लूकोज की रिएक्शन, फेंटन रिएजेंट कहो या ब्रोमीन वाटर कहो, ऑलमोस्ट दोनों ही वीक रिएजेंट हैं। तो ग्लूकोज की जब ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड यानी एक COH आता है, और एक COH आता है मतलब इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है। वैसे ही फेंटन रिएजेंट है और वही ऑलमोस्ट ब्रोमीन वाटर का काम है। ये रहा एसिटाइलेशन।
आप एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड से करेंगे तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेंगे, और 5 एसीटेट बनना प्रूफ करता है 5 OH है। ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, मैंने अभी आपको बताया है कि ग्लूकोज को अगर नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज करें तो सैक्रिक एसिड बनता है, और वहीं जो ग्लूकोनिक एसिड ऊपर बना था उसको भी अगर नाइट्रिक एसिड से करें तो वो भी सैक्रिक एसिड देता है। और इन दोनों रिएक्शन से ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक एसिड है। तो यहाँ प्राइमरी अल्कोहल है, सॉरी एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो ग्लूकोज का उन्होंने ये स्ट्रक्चर बना के दिखाए, या ये कहें डी और एल आइसोमर को एक्सप्लेन किया। तो ये ग्लूकोज की तारीफें कर रहे थे, अभी डी और एल बता रहा हूं आपको क्या है। अब प्रॉब्लम आ गई, या साइक्लिक स्ट्रक्चर देने की जरूरत क्यों पड़ी। अब हमने कहा डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बट ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। समझा हो गया, सारे एल्डिहाइड शिफ्ट के साथ पिंक कलर देते हैं और ग्लूकोज भैया नहीं देते। इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3, मैंने अभी बताया NaHSO3 से सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल रिएक्ट करते हैं, और हमने प्रूफ किया ग्लूकोज में कार्बोनिल है लेकिन वो NaHSO3 से रिएक्ट नहीं कर रहा। ऐसे ही पेंटा एसीटेट डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। भाई हाइड्रोक्सिलामीन से अगर ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज का आपने पहले एसिड से रिएक्ट करके पेंटा एसीटेट बना लिया, तो एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन हुई है, मतलब अभी एल्डिहाइड तो बचा है, तो एल्डिहाइड को रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट जो है वो एल्डिहाइड से रिएक्ट, या उसका एल्डिहाइड फ्री नहीं है या उसकी रिएक्शन शो नहीं हो रही, वो हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट नहीं करता। ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक का नाम अल्फा है और एक का नाम बीटा। तो भैया ये दो फॉर्म कहां से आ गई, और इन सबके जवाब के लिए एक नया स्ट्रक्चर दिया गया, हावर्थ ने दिया था, और इस स्ट्रक्चर को कहा गया है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब जो हमें पढ़ना है वो है बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये वाली रिंग हमें पढ़नी है, ये स्ट्रक्चर पहले आपको बना के दिखाना है, फिर हम यहां से देखेंगे। बोलो बच्चों, बेटा क्या नाम है आपका, गुरान, अब पूछिए बेटा, आप क्या पूछ रहे थे। सर हो गया क्लियर। वेरी गुड, चलिए बच्चों थोड़ा सा हम पहले ना अब यहां से देख लेते हैं, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, यहाँ ग्लूकोज हमें पढ़ना है, मैंने आपको अभी बताया ग्लूकोज में 6 कार्बन है, और पहले कार्बन पे एल्डिहाइड है, आखिरी कार्बन पे प्राइमरी अल्कोहल है, और बीच के जो कार्बन है उसमें H और OH। और ये धीरे धीरे आपको मैं पढ़ाऊंगा, समझा भी लूंगा। ग्लूकोज में ऑलमोस्ट सारे OH आपको राइट हैंड साइड लगाने हैं, एक्सेप्ट 1, किसको, एक को छोड़ के, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, स्टार्टिंग से जो तीसरा नंबर है ना, स्टार्टिंग से एल्डिहाइड को गिनते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्टार्टिंग से जो तीसरा है उसमें OH लेफ्ट हैंड साइड है, ये इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखिएगा। अभी बाकी सारे OH राइट हैंड साइड है, बस स्टार्टिंग से थर्ड, उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और ये अभी प्रूफ भी होगा कैसे। और ये सारे के सारे सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये रहा हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ये हम रिवाइज कर रहे हैं बेटा, तो जो आप कह रहे हैं ना स्लाइड फास्ट चल रही है वो रिवीजन है बेसिकली। तो ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड है, एक अल्कोहल है, ये बेसिकली हमें प्रूफ करना है। अल्कोहल एक से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसे PHA कह दिया, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल, या ग्लूकोज को स्पेशली एल्डिहाइड। नेक्स्ट फ्रक्टोज, वो अभी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल फ्रक्टोज में बिल्कुल यही कहानी है, फ्रक्टोज में भी स्टार्टिंग से तीसरे में OH उल्टी तरफ है, और फ्रक्टोज में कीटोन है, ये कीटोन है, बाकी ग्लूकोज जैसा ही है। ठीक है, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्वियसली कम हो गए, पहले से 3 रह गए, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, वो PHA था, ये PHK है। ठीक है, ओके बेटा, ये सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं, और यहां से ये डेफिनेशन आ गई कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन डायरेक्ट हो या हाइड्रोलिसिस पे दे, ऐसे कंपाउंड हमारे कहलाएंगे कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड। सॉल्युबिलिटी एंड टेस्ट के हिसाब से शुगर एंड नॉन शुगर थे, याद आई गया होगा आपको। शुगर क्रिस्टल नेचर में होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और नॉन शुगर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन शुगर्स बेसिकली एमॉर्फस या टेस्टलेस होते हैं, और जनरली हम नॉन शुगर को कहते हैं
ये पानी में नहीं घुल रहे, इसलिए नॉन शुगर है। मैंने आपको कहा था एक रिड्यूसिंग वर्ड आएगा, एक नॉन रिड्यूसिंग आ जाएगा। जो भी टॉलेंस या फेलिंग, ये दो अलग अलग हैं, अभी हमने पढ़े नहीं इसलिए मैंने एक ही का जिक्र किया है, टॉलेंस। जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं वो रिड्यूसिंग है। और मैंने आपको कहा था ना, चाहे कोई मोनोसेक्राइड हो, एल्डिहाइड का हो या कीटोन का, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर। अब ये डाइसेक्राइड में भी आएगा, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है या कीटोन ग्रुप फ्री होता है, वो रिड्यूसिंग होते हैं, और जिसमें फ्री नहीं होता वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग की डेफिनेशन क्या आ गई? दे डू नॉट रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड या कीटोन फ्री नहीं होता, और इसका एग्जांपल सुक्रोज है। ये अभी मैं डिटेल कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन बताइए, इससे पता लगेगा आप देख रहे नहीं देख रहे। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। अब लिख लीजिए, बोलिए नहीं, लिख लीजिए, बोलिए नहीं। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब आप सबको क्लियर है, वेरी गुड। तो एक बच्चे ने बी दिया है, बाकी सबने डी दिए हैं। बेटा प्रभा, आपने बी सेकंड ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया, या गलत टाइप हो गया आपसे? ऑब्वियसली अभी मैंने आपको पढ़ाया था, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी होना चाहिए और कार्बोनिल होना चाहिए, इसलिए डी आंसर इज करेक्ट। एक और देख लेते हैं, द सिंपलेस्ट रेशियो, आई होप सो आपको याद हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ध्यान देना, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो C6H12O6 ऐसे करके अगर आप सोचे तो उस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली सभी का आंसर सही है। ठीक है बच्चों, बस ये ध्यान रखना, यहाँ एटम का रेशियो है। अगर उसने मास का रेशियो कह दिया तो निकाल के देख लेना, ये मास का नहीं एटम का रेशियो है। बिल्कुल सही है, सभी ने डी आंसर दिया है मुझे। अब यहाँ है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखना है हमें। तो ये बेटा शुगर है, ग्रेप्स हैं, ठीक है, हनी है, ओके, या ब्लड है, ठीक है, इन सब में है। अच्छा, इसीलिए खून ज्यादा चूसते हैं लोग, ओके, कोई बात नहीं। लैब मेथड हमारा और कमर्शियल, कॉमन सेंस है। लैब मेथड कोई डायरेक्ट नहीं है कि आप चाहो कार्बन से कार्बन ग्लूकोज बना लो, ऐसा नहीं है। सुक्रोज यानी नेचर ने एक प्रोडक्ट बना रखा है, उसी से ग्लूकोज बनाओगे, या स्टार्च ले लोगे उससे ग्लूकोज बनाओगे। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है, इसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, आप कैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को सेपरेट करेंगे? तो एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में कीटोन है, इनके बिहाफ पे और ऑप्टिकल उसमें भी डिफरेंस है। वाई कूलिंग अल्कोहल इज एडेड टू रिएक्शन मिक्सचर, उससे सेपरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज इनसॉल्युबल है, क्रिस्टल आउट हो जाएगा। फ्रक्टोज मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल, रिमेन्स इन अल्कोहल। फिलहाल सेपरेशन आपके लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्च में पानी डाल दीजिए और पानी डालने पे ग्लूकोज बन जाएगा। एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is neutralized by adding chalk powder. The colored impurities are removed by adding activated charcoal. Glucose crystals are removed by cooling. Structure पे आ जाए बेटा, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है हम उस पे आ रहे हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट के बेसिस पे ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर आया था। ठीक है, पहला हो गया ऑन हीटिंग विद HI, प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI। जब HI से हीट करते हैं तो ये नॉर्मल हेक्सेन बनता है, और नॉर्मल हेक्सेन बनना ये प्रूव करता है कि इसमें स्ट्रेट चेन है। ये हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्साइन बनाता है, हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रिन बनता है, इससे प्रूव होता है कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, ये रहा हाइड्रोक्सिल अमीन, और बेटा ये कंपाउंड जिसमें ऊपर डबल बॉन्ड से NOH है ना, ये कहलाता है ऑक्साइन। दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्लूकोज का ऑक्साइन। और ऐसे ही ग्लूकोज की अगर हम HCN से रिएक्शन करते हैं तो ऊपर OH और CN दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये कंपाउंड कहलाता है साइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना रहा है, ग्लूकोज ऑक्साइन बना रहा है। इन दोनों रिएक्शन पे थोड़ा फोकस रखिएगा, इसका मतलब ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। अब बात करना है कि ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं है, या एल्डिहाइड है नहीं है, सॉरी। तो एल्डिहाइड करने के लिए पहले हमने माइल्ड यानी एक बहुत सिंपल, जैसे फेंटेंस रिएजेंट कहा या ब्रोमीन वाटर से किया तो ग्लूकोनिक एसिड बना, और ग्लूकोनिक एसिड से प्रूफ होता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज की नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करें
तो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज सैक्रिक एसिड। और ये सैक्रिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड से भी बना था, ये रहा ग्लूकोनिक एसिड, इससे भी सैक्रिक एसिड बना है। और इन दोनों रिएक्शन से प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहल है और एक कार्बोनिल ग्रुप या एल्डिहाइड है। ठीक है, नेक्स्ट द क्वेश्चन इज ग्लूकोज इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुक्रोज, केन शुगर, बोथ या स्टार्च। कमर्शियली हम ग्लूकोज को किससे बनाते हैं बताइए। ठीक है, आपने अभी पढ़ा है वैसे स्टार्च में हम पानी डालते हैं और तब ये बनता है आपका दैट इज कॉल्ड एज दिस वन ग्लूकोज, स्टार्च प्लस सर सुक्रोज से भी तो बनता है। बेटा यहाँ है कमर्शियली प्रिपरेशन किससे, ठीक कह रहे हो आप, सुक्रोज से भी बन जाता है, लेकिन जनरली स्टार्च से बनता हो कमर्शियल मेथड में। सर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेम होते हैं ना? हाँ, दिस वन इज इंडस्ट्रियल, ठीक कह रहे हो आप भी, मैं उसको भी कह रहा हूँ, गलत नहीं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूसेस, यहाँ आंसर आई होप सो सभी को मालूम है, हाइड्रोलिसिस बिल्कुल ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनेंगे। ठीक है, अरे ये बच्चा कौन है, मनु सिंह, खाली ग्लूकोज बनाएगा? अभी तो बताया था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, है ना। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट शुगर, कौन सा शुगर नहीं है? तो ये अभी मैं आपको और पढ़ाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये जो सेलुलोज होता है ये पॉलीसेक्राइड है, और ये जो बेटा पॉलीसेक्राइड है ये नॉन शुगर है। ओके, नेक्स्ट आई होप सो ये आपको क्लियर है कि ग्लूकोज का पेंटा एस्टर बन रहा है। इससे प्रूफ हो गया कि इसमें 5 OH ग्रुप है। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर आपको अभी मैं समझा देता हूं कि ये कैसे स्ट्रक्चर बनाएं, जिसमें ये तरीका बेस्ट है। और सारे OH आप राइट हैंड साइड लगाइएगा, सारे OH एक्सेप्ट द वन स्टार्टिंग से 3rd नंबर, उसे लेफ्ट हैंड साइड लगाइए, बाकी सबको राइट हैंड साइड। ओके, और ऐसे ही ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, बिल्कुल वही तरीका रखिए, बस ऊपर COH ले आइए और सैक्रिक एसिड में नीचे भी COH ले आइए, ताकि सेम रखेंगे। एक्चुअली इनके ना HOH बदलने से ऑप्टिकल एक्टिविटी बदल जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ग्लूकोज को डी ग्लूकोज कहते हैं। अब ये डी और एल वर्ड मैं आपको बताता हूं, फिर आपको ये स्लाइड आगे समझ में आएगी कि ये डी क्या है, एल क्या है। ठीक है, ये कहां से वर्ड आए डी और एल, अभी रुक जाइए। चलो बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट है आपको? यहां तक जो डाउट से पहले वो पूछिए। बोलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं है इसका मतलब। ठीक, चलिए बच्चों, अगला वर्ड है हमारा है डी और एल। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, व्हाट इज डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, इन सब के बारे में पढ़ाई करनी है बच्चों। ये है कार्बन, ऑप्टिकल एक्टिव दिखाना चाह रहे हैं। पूछो अभिनव, पूछो क्या पूछ रहे हो? सर वो डी और एल अल्फा और बीटा के लिए आया है क्या सर? वो जो अल्फा आ रहा है, यही तो पढ़ा रहा हूँ, अब ये पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अल्फा बीटा डी एल ये सारे वर्ड अब आएंगे। ठीक है, ओके सर। साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें अब समझ में आएंगी। बेटा ये कार्बन हमने बनाया, इस कार्बन से 4 ग्रुप अलग अलग लगे होंगे, तभी कायरल कार्बन आएगा। एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन क्या है? अ कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाता है। तो हमने यहाँ नीचे लगा दिया है CH2OH, यहाँ लगा दिया है OH, यहाँ H, और ये रहा एल्डिहाइड। तो आई होप सो आपको ये कंपाउंड समझ में आ रहा होगा। ये रहा एल्डिहाइड, ये दोनों अल्कोहल, ऑप्टिकल एक्टिव भी बन गया, नहीं बन गया? मोनोसेक्राइड, ये हमारा मोनोसेक्राइड है, और इसका नाम है ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड, व्हाट इज ग्लिसरल डिहाइड? ऑब्वियसली ग्लिसरॉल ही है। अगर आपको याद हो CH2OH, CHOH एंड CH2OH, इस कंपाउंड को केमिस्ट्री में ग्लिसरॉल कहते हैं, या जनरल भाषा में ग्लिसरीन ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल में ही ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड में चेंज कर दो तो ये ग्लिसरल डिहाइड हो गया। ये कार्बन अब कायरल हो गया, क्योंकि ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे अल्कोहल है, अलग अलग,
लेफ्ट और राइट में, सॉरी लेफ्ट में H और राइट में OH अलग अलग। तो ये कंपाउंड हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड एक मोनोसेक्राइड है और इससे छोटा मोनोसेक्राइड संभव नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन है एक से ज्यादा OH चाहिए और एक कार्बोनिल चाहिए, एक से ज्यादा मतलब दो, तो 2 OH हो, इससे कम तो हो नहीं सकते, और एक कार्बोनिल भी चाहिए, वो भी मिल गए। तो ये चीज आपकी कहला रही है ग्लिसरॉल्डिहाइड सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड। अब बच्चों ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड दो तरीके का हो सकता है, जैसे मैंने आपको एक अभी ये दिखाया है और एक हम बात कर लेते हैं, यहां OH है, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड हमने दो तरीके का बनाया, ऑब्वियसली इट इज मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज आपको दिखनी चाहिए, ओके। यहां लाइट H से OH, इन जनरल हम कहते हैं ना लाइट को H से OH घुमाएंगे टुवर्ड्स मोर ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, नीचे अल्कोहल है ऊपर एल्डिहाइड, फिलहाल ये H से OH, ऐसे ही ये H से OH। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको वर्ड याद होंगे, दैट आर नोन एज एनांशियोमर्स। ये वाले दो कंपाउंड आपस में कहलाएंगे एनांशियोमर्स, विच आर D and L फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड। एक ही कंपाउंड की ये D फॉर्म है, उसी कंपाउंड की ये L फॉर्म है। D इज बेसिकली मीनिंग डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लाइट को क्लॉकवाइज घुमाने वाले डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले लेवो रोटेटरी होते हैं या L फॉर्म होते हैं। ये जो कार्बन जिसमें मैंने अभी स्टार लगाया है, सिर्फ ये कार्बन यहाँ कायरल है, ये वाला। और बच्चों ये वाला जो कायरल कार्बन है, इसे पेरेंट कायरल कार्बन माना जाता है। आखिरी से जो पिछला कार्बन होगा ये क्या कहलाएगा, पेरेंट कायरल कार्बन। और ये जो कायरल कार्बन है यहाँ पे इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज मान रहे हैं और इसका क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को हमने कैपिटल D लिख दिया, एंटी क्लॉकवाइज को कैपिटल L। जो कैपिटल लेटर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ पेरेंट। पेरेंट मतलब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये पेरेंट है, तो जो आखिरी से पिछला कार्बन है वो पेरेंट का माना जाता है और ये कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। अगले पॉइंट से समझना, एक मिनट और दीजिए बेटा। अगला पॉइंट ये है, हमने ये रखा है अपना एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के बाद ये आखिरी वाला CH2OH ग्रुप, और पिछले वाले में ये HOH पहले से था, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये ग्रुप इंसर्ट किया, यहां OH एक बारी फिर इंसर्ट करेंगे अभी, ठीक है बेटा, एक बारी फिर करते हैं। ये हमारा आ गया CHO, फिर ये स्ट्रेट लाइन CH2OH, ये वही OH, और ये हमने नया ग्रुप जो इंसर्ट किया, यहां OH और यहां H। आप जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, एक बारी इसको वापस ला के दिखाएं। ये वाला बेटा इस पे जरा फोकस करना, ये वाले पे, ठीक है, ओके। ये वाला जो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड था, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो बेसिकली इसका जो शॉर्ट मेथड है वो ये कि एक स्ट्रेट लाइन है, नीचे है CH2OH और ऊपर है CHO, और बीच में राइट हैंड साइड OH है एंड लेफ्ट हैंड साइड H है, ठीक है। और मैंने यहां पे एक नया चिरल कार्बन इंसर्ट किया है, जो अगला कायरल कार्बन या चिरल कार्बन है वो मैंने यहां पे इंसर्ट किया है। क्या आपको ये दिख रहा है, जो नया कायरल कार्बन आया उससे दो डेरिवेटिव बन सकते हैं, या तो नए वाले कायरल कार्बन से यहां OH हो या इसके अपोजिट यानी बैक में लेफ्ट में OH हो, ठीक है। तो उसी ग्लिसरॉल्डिहाइड के ये दो प्रोजेनी हो गए, एक आगे की जनरेशन हो गई। तो बेटा जब इसका नाम लिखेंगे तो कैपिटल D, इसका भी नाम लिखेंगे तो कैपिटल D। तो ये कैपिटल D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये कैपिटल D ये आखिरी से जो पहला कायरल कार्बन है, लास्ट बट वन का OH राइट हैंड साइड में है, तो ये कैपिटल D के मेंबर है। सिमिलरली ये जो
बच्चों क्या हो रही है, कोई बात नहीं, हम यहां से कर लेंगे। सिमिलरली ये जो एल वाली सीरीज थी, अगर उसको दिखाना चाहूं तो मैं ये कहूंगा ये रहा CHO, ये स्ट्रेट लाइन, ये रहा CH2OH और यहाँ OH, यहाँ H। ठीक है, फिर से CHO स्ट्रेट लाइन, CH2OH, यहाँ OH, यहाँ H। और अब एक नया कायरल कार्बन हमने इंसर्ट किया यहाँ पे, उसका OH एक बारी राइट हैंड साइड, एक बारी लेफ्ट हैंड साइड। तो जब मैं इनका नाम लिखूंगा ना तो मैं कैपिटल L लिखूंगा। तो पहले तो कैपिटल लेटर क्लियर हो कि भाई ये कैपिटल लेटर किसका डिनोट करता है, कैपिटल लेटर किसका कॉन्फ़िगरेशन बताता है। तो वो जो कैपिटल लेटर है वो पेरेंट का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, किस सीरीज के मेंबर हैं। और पेरेंट किसे माना गया है कि वो जो ग्लिसरल्डिहाइड था उसमें जो कार्बन था वो पेरेंट वाला था, और ये नए कार्बन यहाँ बीच में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वाली चीज बताएगी, ये वाली यूनिट बताएगी पेरेंट का कॉन्फ़िगरेशन। आप देखिए ध्यान से, इन दोनों में लास्ट बट वन का कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट हैंड साइड OH है तो ये L सीरीज के मेंबर हैं, और यहां राइट हैंड साइड है तो ये D सीरीज के मेंबर है। इसके बाद ब्रैकेट लगाया जाता है, और इन जनरल ब्रैकेट में बच्चे कंफ्यूज ना हो तो प्लस या माइनस लिख दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, यहां भी प्लस लिख सकता हूं, हो सकता है माइनस लिखना पड़े। तो बेसिकली ये जो स्मॉल लेटर या ये जो प्लस माइनस है ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, कैपिटल लेटर कॉन्फ़िगरेशन था पूरे परिवार का। और अब इन दोनों कार्बन की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हुई और नेट एक रिजल्टेंट आएगा, लाइट घूमेगी। तो लाइट हो सकता है नेट क्लॉकवाइज घूम रही हो या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हो। तो वो जो अपना रोटेशन आ रहा है वो ये आ रहा है, जो इसका अपना रोटेशन आ रहा है वो ये है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। देखो भैया, ये वाला OH हमने माना है लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये वाला क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब आपस में इनका प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं कि कैंसिल हो जाए, हो सकता है ये डोमिनेंट हो सकता है ये डोमिनेंट हो सकता है प्लस फॉर्म आए, हो सकता है माइनस फॉर्म आए। तो वो जो इनका अपना आएगा वो ये है। भाई जैसे तुम्हारा नाम है या मेरा नाम है समीर जग्गी, तो बेसिकली यहाँ जो जग्गी वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द फैमिली नेम। मैं किस फैमिली को बिलोंग करता हूँ वो है। सिमिलरली ये जो कैपिटल लेटर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैमिली नेम, ये कहाँ से बिलोंग किए हैं। तो आखिरी से पहला वाला कार्बन अगर राइट हैंड साइड है तो D यानी कैपिटल लेटर, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड OH है तो L यानी कैपिटल L यानी वो L सीरीज के मेंबर है। और इनके बाद जो ब्रैकेट में लेटर लिखे होंगे वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकते हैं, वो रिप्रेजेंट क्या करेंगे, वो जो ब्रैकेट में प्लस या माइनस लिखे होंगे वो इन दोनों कार्बन या जितने भी कार्बन हैं उन सब कार्बन का रिजल्टेंट आने के बाद आएगा। यहाँ 2, 3, 4 कार्बन, जितने भी कायरल कार्बन, अब कोई कायरल कार्बन D में, कोई L में है, हो सकता है 2 D में हो, 1 L में हो, एंड व्हाटएवर। अब इन सबका एक रिजल्टेंट आएगा कि ओवरऑल लाइट कहाँ घूमे। ओवरऑल लाइट घूमेगी। क्यों घूमेगी? क्योंकि अगर लाइट नहीं घूमती है तो उसका मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, दैट इज लाइट ना घूमने का एक रीजन होता है ना, दैट इज सिमेट्री कोई ना कोई हो। जबकि यहाँ ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे अल्कोहल है, तो सिमेट्री तो आ ही नहीं सकती। तो ओवरऑल लाइट तो घूमेगी। और अब ओवरऑल लाइट जो भी घूमेगी, अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो माइनस। अब पूछेंगे आप लोग। अभिनव बेटा आप पहले पूछो, आपने पूछा। सर पेरेंट कार्बन हम उसी से देखते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड से। हाँ, ग्लिसरल्डिहाइड के ही डेरिवेटिव माने गए हैं क्योंकि वो सबसे छोटा है। उसके बाद एक एक करके कार्बन बढ़ाए गए, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, और एक जैसे कहते हैं ना सिमेट्रिकल पैटर्न रखते हैं जिससे याद रहे। हर चीज को क्लासिफाई करने का तरीका बनाया है ना, तो एकदम सिमेट्रिकल पैटर्न क्या रखा गया है कि लास्ट बट वन कार्बन को हम पेरेंट मान लेंगे और उस सीरीज का मेंबर कर लेंगे। जैसे ग्लूकोज में ना 4 कायरल कार्बन है तो 16 आइसोमर आएंगे, 16 में से 8 D आएंगे, 8 L, तो पढ़ना आसान हो जाएगा इसलिए। सर मतलब CH2OH से ही देखेंगे उस लास्ट कार्बन को नीचे। CH2OH से पिछला कार्बन, CH2OH तो कायरल है ही नहीं, उससे हाँ। पिछला लास्ट बट वन। ओके सर। हाँ बेटा, लोकप्रिया आप पूछो बेटा। सर ये प्लस माइनस का क्या मतलब है यहाँ पे, ये बता दीजिए। वही
सेम जैसे डी और एल वर्ड हैं, डी का मतलब होता है क्लॉकवाइज, एल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे प्लस का मतलब क्लॉकवाइज है और माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। बस कंफ्यूज ना हो इसलिए उन्होंने सिंबल अलग अलग कर दिए। मतलब ये इस कार्बन का रोटेशन दिखाना है आखिरी से पहले वाले कार्बन का, तो ये कैपिटल लेटर से दिखाया है। पूरे कंपाउंड का रोटेशन दिखाना है, क्योंकि पूरे कंपाउंड में कोई एक कार्बन थोड़ी है कायरल, कई कायरल कार्बन है। तो अब पूरा कंपाउंड अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो प्लस लगा देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो माइनस। ओके सर। गुरान, सर पता कैसे चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है? इन जनरल पूरे कंपाउंड को तो पता नहीं कर सकते आप, वो तो कॉमन सेंस है, वो तो एक्सपेरिमेंट होगा तभी आएगा। बट इन जनरल जब भी हम OH राइट हैंड साइड लगाते हैं, या OH हमें राइट हैंड साइड ज्यादा दिख रहे होते हैं, तो हम उसे डी फॉर्म डिनोट करते हैं जस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड को एल। बट देयर इज नो सच रूल कि OH राइट हैंड साइड है। मतलब वो तो एक कन्वेंशन बना लिया गया है कि एक डी है एक एल है, तो भैया कौन सा डी मानोगे? तो आपका मतलब बुक्स का और बच्चों का तालमेल बैठ जाए तो कह दिया ठीक है भाई, राइट हैंड साइड वाले को तुम डी मान लो, लेफ्ट हैंड को एल। लेकिन अब एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा OH है, एक से ज्यादा ग्रुप कार्बन कायरल है, तो भैया जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां लिख दिया जाएगा, वो स्मॉल लेटर से होगा। और कोई? हाँ बेटा, और किसने हाथ रेज किया था? हैंड रेज करने वाले बेटा मेरे को 2-3 याद रहे, मैंने तीनों से पूछ लिया, अभिनव, लोकप्रिय एंड गुरांग। और कोई बच्चा? अब वही है ना, साथ साथ में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बहुत ना एनसीईआरटी पे भी और अपनी बुक्स पे भी फोकस करें तो और अच्छा होगा। खाली इतना सा एक पैराग्राफ पढ़ के आपका काम चल जाएगा। ये देखिए, अगर दिख रहा हो आपको कि यहाँ पे कैपिटल डी लिखा है, क्योंकि OH कहाँ है? राइट साइड में। तो एक ये पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे, इसको एक बार पढ़ के देखिए। ऑल दोस कंपाउंड व्हिच कैन बी केमिकली कोरिलेटेड विद पॉजिटिव आइसोमर्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड आर सेड टू हैव डी कॉन्फ़िगरेशन। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसे हैं उन्हें डी कह देते हैं, एंड विच आर रिलेटेड टू माइनस या लेफ्ट हैंड साइड जिसमें OH होता है उनको हम एल उसमें कहा जाता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? यहाँ OH राइट हैंड साइड है तो D आखिरी से पहले वाला, और आखिरी से पहले वाला OH अगर लेफ्ट हैंड साइड होगा तो L। ठीक है, सर डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर मतलब क्या हुआ? बेटा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन जनरल कहा जाता है क्लॉकवाइज के लिए। जब लाइट पास की गई, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट मैं एक बार समझा चुका हूं, फिर से देखिए। जस्ट लाइक आप मान के चलो लेजर टॉर्च होती है, तो आपको याद होगा लेजर टॉर्च को जब हम क्लिक करते हैं तो वो एक पॉइंट पे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे जाके टकराती है। तो आप इसको मान लीजिए प्लेन पोलराइज लाइट है, फिजिक्स में आपने पढ़ भी लिया होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब उसके वाइब्रेशन एक प्लेन में जा रहे हैं, वो प्लेन पोलराइज लाइट है तो उसे सीधा जाना चाहिए। उसके पाथ में कोई सब्सटेंस आया इस लाइट के पाथ में, और वो लाइट फिर सीधे नहीं गई, वो लाइट किसी एंगल से डेविएट हो गई। तो वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट का एंगल डेविएट कर दे वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो जब ये देखा गया कि ये जो सब्सटेंस लाइट डेविएट कर रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस है बाकी सब में, तो इनमें पाया गया दे हैव डिसिमेट्री, इनके अंदर सिमेट्री नहीं होती, अनसिमेट्रिकल होते हैं। और एक ही फॉर्मूले में, जिसका फॉर्मूला वही है, बट जब हम उसी फॉर्मूले के 2 या 3 अलग अलग सैंपल्स लेते हैं तो कई बार लाइट क्लॉकवाइज जा रही होती है, कई बार लाइट उसी एंगल से एंटी क्लॉकवाइज जा रही होती है, और उसी फॉर्मूले से कई बार लाइट डेविएट भी नहीं हो रही होती। तो उन्होंने 2 तरह के आइसोमर बनाए, एक ऑप्टिकल एक्टिव जो लाइट घुमाएंगे, एक इनएक्टिव जो नहीं घुमाएंगे। मतलब फॉर्मूला वही है लेकिन लाइट नहीं घुमा रहे, फॉर्मूला है, घुमाने लायक फॉर्मूला है लेकिन लाइट नहीं घुमा रहे, तो वो मीजोफॉर्म कहलाई, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, सिमेट्री आ गई, लाइट नहीं। अब दूसरे टाइप के कौन से थे? जो लाइट घुमा सकते हैं। वो जो लाइट घुमा सकते हैं वो फिर 2 टाइप के हो गए। अब कौन से 2 टाइप के हो गए? या तो वो लाइट क्लॉकवाइज घुमा रहे थे या लाइट एंटी क्लॉकवाइज। लाइट क्लॉकवाइज जब घुमा रहे थे तो डी फॉर्म कह दिया और एंटी क्लॉकवाइज एल। लेकिन ऑन पेपर तुम कोई भी बनाओ और कहो ये डी ये एल, ऐसा कोई वो नहीं है। तो एक कन्वेंशन रख दिया गया, साइन कन्वेंशन जैसे होता है कि राइट हैंड साइड OH है तो डी कह देना, लेफ्ट हैंड साइड OH है तो एल कह देना। एनी डाउट कॉन्फ़िगरेशंस में? यहां तक कोई डाउट?
पूछो बेटा लोकप्रिय, जल्दी से पूछिए, कोई डाउट नहीं है, गुड। तो डी और एल हमें क्लियर हो गया। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के सबसे मेन हिस्से पे, विच इज टर्म्ड एज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हमें साइक्लिक पढ़ना है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, चलिए बेटा आज हम इतना ही रखें, चलेगा? यस सर। यस आज सर। इतना ही रखते हैं क्योंकि यस सर। ज्यादा नहीं पढ़ना। इतना समझ में आया? यस यस सर। इतना पूरा समझ में आया ना? पूरा आया सर, आप पूरा। इतने की पहले Yes, sir. प्रैक्टिस करिए, इतने के आप नोट्स बनाओ, मैं भी नोट्स सर इसकी भेजूंगा। रिकॉर्डिंग और नोट्स भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो आपको पहुंच ही रही है, आज ही पहुंच जाएगी। और नोट्स मैं पहले चाहूंगा आप थोड़ा सा एफर्ट खुद करो। नहीं करोगे तो मैं नोट्स भी भेज दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा अगर आपने ठीक से समझ लिया है तो यार नोट्स तो खुद भी एक बार ट्राई करो, है ना? बाकी मैं नोट्स भेजता हूँ। चलो ओके सर। ठीक है हर बच्चों? संडे को बिल्कुल सर। बायोमोलिक्यूल्स की रहेगी, मतलब जब तक खत्म नहीं हो जाता? नहीं, हर संडे की क्या जरूरत, मैं कल या परसों में एक्स्ट्रा बना के आपको दे दूंगा इसी। अच्छा आप ये बताइए, क्या इस मेथड से अगर मैं रिकॉर्ड करके दे दूं इस बोर्ड पे तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा ना? यस सर। सर Yes, sir. रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता सर। ठीक है, तुम तो मजे के लिए पढ़ रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मजे लो तुम। कपिल सर सर मतलब रेगुलर देखा क्लास था। बायोमोलिक्यूल्स की लगेगी अब खत्म नहीं होने नहीं, पे। रेगुलर क्लास आपकी जनरल होगी, ये तो एक्स्ट्रा बैच मैंने हेडिंग करके भी बताया, ये एक्स्ट्रा बैच है। ठीक है, ओके, चलो, Thank you, ओके sir. सर, बाय सर। थैंक हैव यू ए सर। नाइस टाइम, बाय 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 बाय। थैंक